हेलो। नमस्कार मित्रों। श्री राधे। श्री राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। कुछ बच्चे 100% ये सोचेंगे या कहेंगे कि सर अलजेब्रा पढ़ाया आपने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, तो ज्योमेट्री में इतना टाइम क्यों लगा दिया, आपने YouTube चैनल पर वीडियो क्यों नहीं डाले। तो बच्चों देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको ज्योमेट्री जो विषय है वो ऐसा विषय नहीं है कि भाई आपने लिया, समझा और आपने फटाफट से कर लिया। इसको कम से कम दो दो तीन तीन बार हमें या तो रिवीजन करना पड़ता है, एक ही टीचर से हमें तीन तीन चार चार बार पढ़ना चाहिए, या तो इस तरीके से हमारा ये कवर होता है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो टॉपिक है ज्योमेट्री, ज्यामिति है तो बहुत आसान, परंतु हम कई सालों से इसको छोड़ चुके होते हैं। 10th स्टैंडर्ड तक ये अपना टॉपिक आता है, तो वहाँ से ज़्यादा हम स्कूल्स वगैरह में भी सही से इसको नहीं फॉलो करते, सही से नहीं पढ़ते हैं, तो उन बच्चों का ये हमेशा ही कमज़ोर रहता है ये पार्ट। चाहे वो मैथ साइंस वाला स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट ग्रुप का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही लगभग लगभग ये समान बिहेव करता है। ठीक है। तो फिर ये सर, फिर आप कैसे पढ़ा रहे हो? तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ अभी कि अब मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मैं सीरियल लेवल नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ आपको। मैं बस केवल ये ध्यान में रखते हुए कि हाँ अब ग्रुप डी की डेट आ गई है, आपकी 17 अगस्त से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो अब हमारे पास 15 20 25 दिन इतने हैं कि हम आराम से एक एक वीडियो डालते रहें। आप उतना ही रिवीजन करें और उतना ही पढ़ के और लेटेस्ट पढ़ के, तुरंत लेटेस्ट पढ़ के आप एग्जाम देने जाओ, तो आपको सीधा सीधा बहुत सारी चीज़ें यहाँ से उठ के वहाँ समझ में आएंगी और वहाँ सीधा सीधा आप सवाल कर सकते हो। अगर आपको दो दो तीन तीन बार रिवीजन करने का टाइम नहीं है, या दो दो तीन तीन घंटे आप रोजाना नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उसके लिए फिर क्या है कि जितना मैं पढ़ाऊँ उसको साथ ही साथ आप फॉलो करते रहना, पूरा वीडियो देखना, और मैं बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से एग्जाम में आता है। ठीक है ना। और ग्रुप डी में कोई विशेष चीज़ें नहीं आती हैं, समझ रहे हो नहीं। ग्रुप डी में ज़्यादा हाई लेवल की ज्योमेट्री नहीं आती, बस छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वही अप्रोच जो हमें पता हो, छोटी छोटी बातें, उनमें से ही सवाल बना के देता है। आप कल्पना नहीं करोगे कि कोई चतुर्भुज है, उसके तीन कोण दिए, चौथा पूछ रहा है। एक त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात दिया है, एक कोण पूछ रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बड़ा कोण कौन सा है, छोटा कोण कौन सा है, दो अंत्य कोण दिए तो बाह्य कोण कौन सा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतनी आसान है कि तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दे दिया और परमाप पकड़ा दिया, पूछ लिया कि परमाप बताओ। ऐसे ग्रुप डी में सवाल आते हैं, बहुत आसान आसान सवाल। तो कई सवाल ऐसे भी आते हैं जो थोड़े से ठीक भी होते हैं, भाषा के हिसाब से देखेंगे तो आप लोग, पर इतना नहीं कि तुम उसके लिए पूरा पढ़े जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको ही कवर कर लो, तो आपको बहुत कुछ सुकून मिल जाएगा हृदय में। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, हमने इतना तो कर लिया कि अब हम ग्रुप डी का एग्जाम देने जाएंगे तो चीज़ों को हमने आराम से आधा पौन घंटा देते हुए रोजाना, और हमने चीज़ों को कवर कर लिया। तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तुलना में आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट आपका जब ये हो जाएगा और आप जब एग्जाम में जाओगे तो एक तसल्ली के संग जाओगे कि हाँ अब हमें एडवांस मैथ में ज्योमेट्री जो आएगी उसमें से शायद उम्मीद है कि हमें कुछ सवाल हम कर पाएंगे, या देखते ही टिक भी लगा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है मेरी क्लास देखने के बाद। ठीक है। तो बच्चों, मैं इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली ढंग से पढ़ाऊंगा, आपको ज़्यादा ज्ञान बांटने नहीं आ रहा हूं मैं यहाँ कि बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटूंगा तुम्हारे लिए जब ही सब चीज़ें तुम्हारी समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इतनी आसान होंगी जो तुम देखोगे और देखते ही उन चीज़ों को सीधा सीधा अप्रोच ले लोगे, उनकी समझ में आ जाएंगी वो बातें बिल्कुल आपको। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्री में आपको मतलब वाली जो बातें होती हैं उनसे ही रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वही मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं पहले सबसे पहले त्रिभुज पढ़ाऊंगा आपको, समझ रहे हो ना। त्रिभुज अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, आधा एक मिनट में। तो त्रिभुज को कैसे अपन लोग कैप्चर कर सकते हैं, एक कहानी की तरह भी समझ सकते हो, जरूरी नहीं पेन चलाऊंगा मैं। बहुत सारी चीज़ों को तो मैं मौखिक बताऊंगा आपको कि ऐसे आए तो ऐसे याद रखना और ऐसे आ जाए तो ऐसे कर लेना आप चीज़ों को। तो बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में, बहुत आनंद आएगा, और आप सुकून के संग, पूरा ईमानदारी के संग, पूरा ध्यान एकाग्र करके देखना। कॉपी पेन ले लेना, जिससे बार बार नोट्स बनाने का झंझट ना रहे, बार बार वीडियो देखने का कोई चक्कर ना रहे। तो एक बार आप मेरा वीडियो देखते जाना और जो जो पॉइंट मैं बताता जाऊं उनको आप सेट करते रहना, और एक शानदार जब तुम नोट्स बना लोगे 10-15 वीडियो के बाद में जब देखोगे तो आपको 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही रिवीजन हो जाएगा बाद में। इतने आसान आसान चीजें मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो पहले त्रिभुज। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे साहब डायरेक्ट त्रिभुज मतलब हम तो कोण भी नहीं जानते, हम तो रेखा भी नहीं जानते, हम तो बिंदु भी नहीं जानते,
अरे भाई मैं वही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम वास्तव में कुछ नहीं जानते, नथिंग, 0/0, फिर भी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आप बस ऐसे गेम खेलो कि ये ऐसे आए तो ऐसे कर लेना है और ऐसे आ जाए तो ऐसे कर लेना है, ग्रुप डी निकल जाएगा यार। आप विद्वान मत बनो, हिंदुस्तान में जाने कैसे कैसे विद्वान एग्जाम देंगे भैया, ठीक है ना, उनसे कहाँ तक पाला पड़ जाएगा बताओ। ग्रुप डी के लिए मैथ के लड़के लाइन में खड़े हैं, बीएससी बीटेक वाले लड़के में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ तक जीत पाएंगे अपन लोग, समझ रहे हो ना। हाँ जीतेंगे तो हम टेक्निक से भले ही उन लोगों से आगे निकल जाएं, ये होता है फंडा, ठीक है। तो चलिए हो जाओ मेरे साथ शुरू। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज समझाऊंगा, ठीक है, और आ जाएगा समझ में। त्रिभुज का मतलब है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज। समझना, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाएगी। या तो ऐसे कहो, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में 3 पॉइंट है, 3 बिंदु है, अगर हम किसी 2 बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा हमें मिलती चली जाएगी। अगर हमने 2 बिंदुओं को मिला दिया, एक यहाँ एक यहाँ, तो हमें मान लो ए से बी तक, या फिर हमारा एक यहाँ पॉइंट सी रख दिया, इसको मिला लिया, या फिर हमने इसको मिला लिया, तो इस तरीके से बनी आकृति, घिरी आकृति हमारी क्या कहलाएगी, एक त्रिभुज कहलाएगी, ए बी सी, ठीक है। परंतु क्या ये बिल्कुल जरूरी है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमेशा ही कोई जरूरी होता है क्या, कि ये तो फिक्स वाली बात हो गई कि जब आपने कहा कि सर हम तो ए से बी को मिला रहे हैं तो ठीक है, परंतु क्या जरूरी है, क्या हो सकता है ये लाइन यहीं रह जाए आपकी, वहां तक पहुंचे ही ना, तो क्या हर भुजा पे त्रिभुज बन जाता है क्या। यही चीज समझनी है कि 3 बिंदुओं को मिलाते हैं तो त्रिभुज बन जाएगा, ये कंफर्म है, परंतु हर 3 भुजा त्रिभुज बनाएंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो सबसे पहले जब हम त्रिभुज समझेंगे तो हमें यही चीज समझनी है कि त्रिभुज कैसे कैसे बन सकता है, त्रिभुज बनने की शर्त क्या होती है, त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं, त्रिभुजों में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो ये सब बातें आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगी। आप तो बस मेरे साथ बने रहना, पूरा वीडियो देखना मस्ती के संग, ठीक है। आप कहोगे सच में यहाँ वास्तव में मजा आ गया पढ़ने में, ठीक है। चलिए पर ईमानदारी से, होता ये है, सबसे पहली बात, मूल बातें इसकी जो होती हैं त्रिभुज की, वो ये है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति, ये ठीक है सर, 3 भुजाओं से घिरी आकृति, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। आवाज मेरी सही आ रही होगी, यहाँ तक है, उम्मीद है दिख भी आपको सही रहा होगा। ये मेरा कोई त्रिभुज है। तो ध्यान रखना हमेशा ही आपको कि जब भी मैं इनके शीर्षों को प्रदर्शित करूंगा तो इनके शीर्ष कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से प्रदर्शित करूंगा। इनके जब भी मैं शीर्ष प्रदर्शित करूंगा, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ, कौन टीचर क्या करता है वो मुझे नहीं पता, परंतु जब जब मैं शीर्ष लिखूंगा तो कैपिटल में लिखूंगा। कैपिटल अल्फाबेट जो होते हैं हमारे ABCD, वो शीर्ष को दिखाएंगे। ध्यान रखना, कोण हमेशा जब भी आपको दिखाने हो तो कोण का ये आपका चिन्ह होता है, इस तरीके से आप कोण लगा सकते हो और इन शीर्षों को रख दोगे तो ये दिखाएंगे कोण ए, कोण बी और कोण सी। इस तरीके से ये 3 कोण होंगे, ठीक है। हर कोण के सामने भुजा होगी, ये कन्फर्म है कि अगर ये ए कोण है तो इसके सामने ये भुजा है, अगर ये वाला बी कोण है तो इसके सामने ये भुजा है, और ये तीसरे नंबर का कोई कोण है तो इसके सामने भी भुजा है। इनको शो करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भुजा मान है तो आप स्मॉल में मान सकते हैं, और याद बेस्ट रखने का तरीका ये है कि कोण ए के सामने ए भुजा मानो, बी के सामने आप बी मानो, बी और सी शीर्ष के सामने सी मानो। ध्यान रखना, स्मॉल सी है, स्मॉल बी है, स्मॉल ए, तो मैं जब भी भुजाओं को शो करूंगा तो स्मॉल ABC से प्रदर्शित करूंगा। ये 3 बातें क्या आपकी समझ में आ गई। मैं हर छोटी छोटी बात बता रहा हूं आपको त्रिभुज के अंदर। सबसे पहले कि जब भी मैं भुजाओं को शो करूंगा तो इसी तरीके से मैं शो करता रहूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ए क्या है, बी क्या है या सी क्या है। तो समझना, कोण ए के सामने ए भुजा, बी के सामने बी रखना, और बच्चों सी के सामने हमेशा सी भुजा रखना, जिससे आप कंफ्यूज ना हो और आपको ध्यान रहे। बस बाकी का ऐसा नहीं है कि किसी इतिहास में ऐसा लिख रहा है कि भाई ए को हम ऊपर नहीं ले सकते, इधर नहीं ले सकते, या बी को कहीं भी ले लो, कोई आपको परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। अब इसकी बेसिक सी बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें। तो आपको देखो याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस के कोण सी, इन तीनों कोणों का योग सदैव बच्चों 180 डिग्री होता है। ये 180 से ना कम होगा ना ज्यादा होगा। त्रिभुज कोई छोटा बनाओ या आप बड़ा बनाओ,
मैं ये समझा रहा हूं कि आपने बिल्कुल छोटा त्रिभुज बना दिया या आपने बहुत बड़ा त्रिभुज बना लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे वो छोटी भुजाओं से बनी आकृति हो चाहे वो बड़ी भुजाओं से बनी आकृति हो, वो त्रिभुज छोटे और बड़े तो हो सकते हैं, वो भुजा पर निर्भर करेगा। परंतु इस बात की कतई गारंटी नहीं है कि इसके तीनों कोण बदल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब तीनों कोणों का जो योग होगा वो सदैव 180 ही होगा। ठीक है। अगर कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर 180 ही क्यों होता है, 79 क्यों नहीं होता, तो मैंने अभी सबसे पहले क्या समझाया कि हम ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा अगर हम ज्ञान में घुसेंगे तो फिर मुझे तकलीफ नहीं होगी समझाने में, तकलीफ आपको होगी। हर चीज का क्यों अगर आप यहाँ पूछने बैठ जाओगे मुझसे, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत सारा सिस्टम होता है इसके अंदर। तो हमें अभी चीजें प्रूफ नहीं करनी, हमें बस चीजें प्रैक्टिकली पढ़नी है कि ऐसा है, ऐसा आए तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। ऐसी चीजों को हमें टारगेट करना है सिर्फ ग्रुप डी के लिए। हाँ, हर क्यों का जवाब अगर आपको चाहिए तो ग्रुप डी के बाद में फिर मैं इन सब वीडियोस जितने भी मेरे डले हुए इनको तो मैं कर दूंगा साइड में, और फिर मैं स्पेशल बैच में चलाऊंगा, चिंता मत करो, जो पूरे 8-7 महीने चलता रहेगा, जिसे मैं जनरल बैच का नाम देता हूँ। उसमें मैं तुम्हें एडवांस मैथ भी और तुम्हारा अर्थमेटिक भी पूरा मैं वहाँ एक एक चीज का क्यों कब कैसे हर चीज का जवाब देते हुए मैं काम करता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, नाराज मत होना, चीजों को फिक्स करते रहना मेरे साथ साथ। तो तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ये श्योर है, 101% आपको दिमाग में लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ सर दूसरा पॉइंट। ठीक है, कि अगर इनमें से कोई भी दो कोण, अगर गलती से मैं तुमको ये कहूँ कि एक 30 डिग्री है, एक मेरे पास 70 डिग्री है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क मैं लगा दूं तो रिजल्ट 180 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो अब आप ही खुद कह दोगे कि सर अगर 30 है, 70 है, 100 है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली हमारा 80 डिग्री बच गया। यहाँ तीसरा कोण जो बच गया वो ऑटोमेटिक 80 डिग्री बच गया, आप ज्यादा या कम नहीं ले सकते यहाँ। तो यही आपकी खासियत है कि अगर तीन कोणों में से कोई दो कोण दिए तो तीसरा कोण आप बिना कहे मौखिक निकाल लोगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मुझे बताओ, अगर एक कोण मैंने कहा कि 60 डिग्री का है और एक कोण मैंने दूसरा जो नंबर का कोण है वो मैंने थोड़ी सी देर के लिए कह दिया 50 डिग्री का है, तो अब मुझे बताओ क्या तुम अपने मन से ऐसे लिख दोगे या 80, 90, 100 कुछ भी लिख दोगे क्या? बिल्कुल नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 होता है, जिसमें से एक 60 दिया है, एक 50 दिया है, 110 कुल मिला के टोटल हो गया इनका। तो इसका मतलब है हमारे पास जो तीसरा कोण बचा वो 70 डिग्री का बचा, 70 डिग्री का यहाँ बच गया। ठीक है, तो ये तो होती है हमारी कोणों की बात। तो कोण हम अपने आप निकाल लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है तो नहीं। चलिए आगे समझो। तीसरे नंबर जो हमने लिखी है ना या भुजाएं ए बी सी, तो ध्यान रखना अगर हम कहीं भी किसी भी एक शीर्ष को पकड़ के चल रहे हैं, हमने कहा भाई हम ए से चले और हम बी पर आ गए, अब देखना ब्लू लाइन, फिर हमने कहा कि भाई हम यहां से फिर यहां आ गए सी पर, और फिर वापस सी से अगर हम ए पर पहुंच गए, तो बच्चों एक स्थान, चाहे तुम ए से चलो, आप चाहे बी से चलो, चाहे सी से चलो, अगर जिस स्थान से चलकर आप उसी स्थान पर घूमकर आ रहे हो उसी को कहते हैं परिमाप, पूर्ण परिमाप उसी को हम बोलते हैं। तो कहने का मतलब परिमाप का सीधा मतलब यही होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो, वो सीधा परिमाप होता है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए बी सी क्या है, यहाँ तीनों भुजाएं। तो तीनों भुजाओं पर हम चले तो हमने कहा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सी चले, यहाँ से यहाँ तक ए चले होंगे, यहाँ से यहाँ तक बी चले होंगे, तो तीनों का टोटल जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी होगा। और ये परिमाप जो दिखा रहा है इसी को बोलते हैं पूरी बाउंड्री, मतलब पूरी बाउंड्री पर चलना, पूरी परिधि पर चलना, या परिमाप कह लो आप इसे। ठीक है, दूसरा आपने अक्सर नाम सुना होगा अर्ध परिमाप का, आधा परिमाप। तो आप खुद ही कहोगे अर्ध परिमाप के सब आधा है तो आधा कर दो, उसमें हमारा बाप का क्या जा रहा है। अगर पूरा परिमाप ए प्लस बी प्लस सी है तो आप उसको आधा कर दो, ये लो सब अर्ध परिमाप हो जाता है। अर्ध परिमाप को इंग्लिश में आप बोलते हो शायद सेमी पैरामीटर, मैं इतना इंग्लिश तो नहीं जानता आपके बराबर, तो इसको हम अर्ध परिमाप को अक्सर स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं थोड़ा सा एस बना दिया है जिससे कि आपको ये 5 जैसा ना लगे। ठीक है, तो ये जो एस है ये हमारा अर्ध परिमाप दिखाता है, तो इसलिए अगर तुमने 2 का यहाँ गलती से गुणा कर दिया बच्चों, तो ये 2s फिर से ये जो 2s बराबर अगर a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, तो तुम शुरू में ही ये कह चुके हो कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो तो परिमाप है।
तो इसका मतलब पूरा परिमाप जब भी कहीं भी आपको दिया होगा तो वहां 2s लिखोगे, और अर्ध परिमाप है तो वहां केवल s लिखोगे, ध्यान रखना। तो ये हमारा पूरा परिमाप शो करेगा, परिमाप, ठीक है, ध्यान रखना। परिमाप पूरा होता है 2s और अर्ध परिमाप होता है केवल आधा s, केवल आधा s। तो यहां तक अब मुझे बताओ क्या आपकी समझ में नहीं आई है? क्या चीज समझा दी? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इससे कम या ज्यादा नहीं करना। कोई दो कोण दिए तो तीसरा कोण निकाल लेना। अब आते हैं कि किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी हैं तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो परिमाप हो जाएगा। अगर उसका आधा निकालना है, ठीक है, तो अर्ध परिमाप होता है, उसे हम a प्लस बी प्लस सी का आधा कर देते हैं। परंतु अर्ध परिमाप को हम डिनोट s से करते हैं, इसलिए 2 का गुणा s में कर देंगे तो फिर पूरा परिमाप आ जाएगा 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये तो रही हमारी त्रिभुज की छोटी छोटी सी बेसिक जानकारी, ठीक है। अब चलो, अब आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब एक चीज बताओ मुझे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है? हाँ सर, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मौखिक सुनना, अब हर चीज को लिखना मत, अब मेरे साथ सुनना, ये मेरे एक एक शब्द, कि अगर एक त्रिभुज में अगर 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है तो फिर आप मुझे खुद ही बताना, क्या मैं एक त्रिभुज में दो कोण 90-90 के ले सकता हूं क्या? आप बताना, अगर दो कोण में 90-90 के ले लूंगा तो क्या वो कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? क्योंकि दो ही कोण जब तुमने 180 के बना लिए टोटल, तो तीसरा कोण कहां से लाओगे? और जब तक तीसरा कोण नहीं होगा तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो पहली बात, एक त्रिभुज में कभी भी ध्यान रखना, एक समकोण त्रिभुज तो हो सकता है, एक 90 डिग्री तो आ सकता है, परंतु दो 90 डिग्री कभी नहीं आएंगे, ऐसा मैं यहां समझा रहा हूं, ठीक है। दूसरी, इसी बात को ऐसे भी कहो कि साहब अगर एक कोई त्रिभुज है, अगर हमारे पास त्रिभुज है बच्चों, तो उसमें एक अधिक कोण आ जाए, मतलब 90 से ज्यादा आ जाए, 110 डिग्री आ जाए, तो क्या तुम दूसरा उसमें 90 या 110 या 120 रख सकते हो क्या? ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो कोणों का योग तो होना ही नहीं चाहिए 180 से ज्यादा, क्योंकि तीनों कोणों का योग ही 180 होता है। तो इसका मतलब है त्रिभुज बनने की जो कंडीशंस होती हैं कोणों के हिसाब से, वो सिर्फ और सिर्फ तीन कंडीशंस हमारे पास में मोस्टली यहाँ निकलती हैं। क्या निकलती है? कि या तो वो कोई त्रिभुज जो दिया है ABC, या तो इसके अंदर तीनों के तीनों जो होंगे वो 90 से छोटे छोटे कोण हो सकते हैं, तीनों ही, तीनों कोण 90 डिग्री से, ध्यान रखना, छोटे छोटे हो सकते हैं तीनों कोण। कोण A हो सकता है, कोण B हो सकता है, कोण C हो सकता है, मतलब 90 से छोटे छोटे हो सकते हैं, या तो तीनों ही कोण, जैसे अभी मैंने समझाया कि एक 60 है, मान लो एक 70 है, 130, ये 50 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों कोण 90 से छोटे छोटे हो सकते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ? ये जो तीनों कोण है ये 90 से छोटे छोटे हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई त्रिभुज ऐसा बना दिया जाए जिसमें एक कोण 90 रख दे, ABC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल चीजें समझ लो बस केवल, कि मतलब क्या मैं यहाँ दूसरा 90 रख सकता हूँ? आप कहोगे यार कैसे पढ़ा रहे हो आप, गलत। क्या 90-90 180, तीसरा कोण कहाँ से लाओगे? किधर से लाओगे तुम तीसरा कोण? तुम ही बताओ। तो तीसरा कोण तो नहीं मिलने वाला फिर तुम्हें। तो इसका मतलब एक त्रिभुज में मैक्सिमम एक ही 90 आ सकता है, दूसरा तो आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो या फिर वो 90 डिग्री के बराबर आ सकता है कोई भी कोण, 90 डिग्री बराबर 90, एक कोण, समझ रहे हो ना? दो 90 नहीं आ सकते एक त्रिभुज में। तीसरी बात, क्या साहब ऐसे हो सकता है कि कोई भी त्रिभुज में, कि भाई मतलब हम कहते हैं कि भाई ये कोई कोण 110 है, हाँ 110 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 90 से ज्यादा हो सकता है, तो फिर अन्य जो दो कोण बचे होंगे उनका योग फिर कितना बचना चाहिए? 70 डिग्री से ज्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसका मतलब है, या फिर वो तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, इनमें से कोई भी एक कोण, सिर्फ एक कोण, ध्यान रखना, ये एक कोण हो सकता है कोई भी, वो A हो चाहे B हो, एक कोण तो तुम ले सकते हो। एक कोण जो है वो 90 डिग्री से, चाहे वो A हो सकता है या B हो सकता है या अपना C हो सकता है, कोई सा भी एक कोण बड़ा तो हो सकता है, नो डाउट। समझ रहे हो ना? कोई भी एक कोण, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि एक त्रिभुज में तुमने ऐसे गलत पढ़ लिया कि यहाँ 110 है और दूसरा 120 है, या एक ये लोग कुछ भी लिख दो। अरे भाई कहाँ से हो जाएगा जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही 180 होता है, और तुमने तो दो कोण ही ऐसे लिख दिए जो 180 से भी ज्यादा है, तो तीसरा कहाँ से लाओगे? तो इस कंडीशन में कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो क्या समझ में आया आपको? अब प्रैक्टिकली कैसे याद रखना है इन चीजों को? अगर ये पेपर में पूछ ले कि एक त्रिभुज में क्या एक से ज्यादा अधिक कोण आ सकता है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं आ सकता, एक ही अधिक कोण आ सकता है।
क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज बन सकते हैं? जो बिल्कुल नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। क्या किसी एक त्रिभुज में तीन न्यून कोण बन सकते हैं? जो हाँ बिल्कुल, तीन छोटे छोटे कोण 90 से छोटे छोटे बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है, अगर ये आपको पता है तो इसका मतलब है कि हर छोटा छोटा सवाल आपका एग्जाम में आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई प्रचंड विद्वान नहीं बनना, बस मेरे साथ साथ बने रहिए, देखते रहिए, हर बात में यहाँ समझा दूंगा आपको। अब आती है क्या हर तीनों भुजाएं जो होती हैं, क्या वो तीनों भुजाएं हमारी जो हैं वो त्रिभुज बनाने के लिए तैयार हैं? मतलब तीनों भुजाएं जो हम देते हैं, सच में क्या वो तीनों भुजाएं त्रिभुज बना देंगी? भाई बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक चीज बताओ, अगर मैंने कोई ऐसे बनाया और ये भुजा मैंने यहाँ छोड़ दी, तो मैंने बीच में एक गैप लगा दिया, इनडायरेक्टली समझे तो, मतलब कोई तीसरी लाइन मेरी इतनी बड़ी है ही नहीं जो तीसरे शीट्स को मिला दे, तो वो त्रिभुज नहीं बना रही। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो सकती है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं ये समझा रहा हूँ, अगर मैंने कोई लाइन ऐसे छोड़ दी, इस तरीके से मैं शीट्स को मिला ही नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि भाई तीनों भुजाएं अगर कोई दे देता है तो इस बात की कतई 100% गारंटी नहीं है कि वो त्रिभुज बना ही देंगी। तो फिर वो त्रिभुज कब और कैसे बनाएंगी? तो इन बातों को समझने के लिए बस आधा मिनट आपको क्या समझना है ध्यान रखना, किसी भी शीट्स में आप ये तो समझ चुके हैं कि तीन भुजाएं होंगी, तो ध्यान, ये चीजें कुछ ज्यादा बड़ी तो मैं बता नहीं रहा हूं। अगर आपका सबसे बड़ा कोण जो होता है, बड़ा कोण, हमेशा ध्यान रखना, बड़े कोण के सामने, बड़े कोण के सामने हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर एक। दूसरा, अगर छोटा कोण है तो जो सर छोटे कोण के सामने, छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा होगी। तो इन दोनों बातों से ही हमें प्रैक्टिकली पहले तो ये पता लग जाएगा कि इस त्रिभुज के अंदर कौन सी, मतलब कौन सा बड़ा कोण है या कौन सा छोटा कोण है। तो ये दोनों एक दूसरे के, आप इन्हें अपोजिट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसे कह रहे हो तो इसको भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। अगर कहीं किसी ने कहा कि भाई बड़ी भुजा दे रखी है, तो समझ जाओ बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण है, और छोटे कोण के सामने छोटा कोण, या छोटे कोण के सामने छोटी भुजा, या छोटी भुजा के सामने छोटा कोण। समझ में यहां तक तो तुम्हारी में आई गई होगी। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, थोड़ा सा ऐसे समझ लो, अगर आपको कोई चीज समझनी है तो। ठीक है, यहां से देखना, अगर मैं ये कहूंगा ये कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखो, तो ये जो त्रिभुज है ना, ये जो नीचे की भुजा है, अब ध्यान से देखना, ये अगर मैंने थोड़ी बड़ी कर दी, अगर मैंने इस तरीके से बड़ी कर दी, तो ये ऊपर का जो कोण है ये बढ़ता जा रहा है, और अगर इसको मैंने जैसे ही भुजा को छोटा कर दिया, ठीक है ना, देख रहे हो ना, तो ये छोटी भुजा कर दी तो सामने छोटा कोण हो जाएगा, और अगर इसको मैं बड़ी कर दूंगा इस तरीके से तो ये बड़ा कोण हो जाएगा। बस इसी रूल्स में समझना है, समझ रहे हो ना? मैं कैसे भी कर दूं, अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लो। ठीक है, तो यहाँ अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ इस जगह, कि अगर ये मेरा बड़ा कोण है सबसे, तो ये बड़ी भुजा ऑटोमेटिक, तुम यहाँ से ध्यान से देखो, ये कितनी बड़ी हो गई अब ये लाइन। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों लाइनों को ऐसे सिकोड़ दूं, तो फिर ये भुजा छोटी हो जाएगी, भुजा छोटी हो जाएगी तो कोण छोटा हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि बड़ा कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा। ठीक है, इन्हीं चीजों से समझ में आती है वो पूरी ज्योमेट्री, ध्यान रखना। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे पूरी ज्योमेट्री में, ये पक्का है फिर। ठीक है, तो मैंने क्या समझा दिया, अगर ये कोई त्रिभुज है एबीसी, एबीसी अगर कोई त्रिभुज है, और आपसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये मेरा कोई 80 डिग्री का कोण है, ये मेरा चलो 70 डिग्री का कोण है, तो तुम ही दो कोण मैं दे सकता हूं, समझना, तीसरा कोण तुम खुद निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। 80 और 70 150, तो तीसरा कोण बिना के ही 30 बचेगा। जो हाँ सर बिल्कुल 30 बचेगा। तो यहाँ प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। आप ये नहीं कह सकते सब हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये भुजा सबसे बड़ी लग रही है देखने में, कि चित्र तुमने ऐसा बना दिया है, तो वो मेरा काम है, चित्र बना रहा हूं, या किसी और टीचर का काम है। आप तो सिर्फ शर्तों से चलोगे, कंडीशन से चलोगे। कंडीशन क्या कह रही है कि जो कोण बड़ा हो उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं तीनों भुजाओं में संबंध बताओ कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो आप कहोगे सर 80 सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी, सबसे बड़ी भुजा वो हमारी इस समय एसी होगी। एसी नाम की जो भुजा है ये वाली, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और जो सर सबसे छोटी भुजा जो ये 30 डिग्री के सामने वाली, सबसे छोटा जो कोण है वो सबसे छोटी भुजा दे देगा।
ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं छोटी भुजा। तो क्या बात समझ में आई आपकी में कि अब ये जो तीसरी भुजा बची होगी वो तो बीच का ही कोण बचा है ना, तो बीच की भुजा का मतलब बीच का कोण, तो इसका मतलब है बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा। तो ये कन्फर्म है। अगर कोई त्रिभुज आप देख रहे हो तो आपको इतना पता होना ही चाहिए, 100% पता होना चाहिए। समझ गए होंगे? ठीक है, 80 70 30। अब ये तीनों जो कोण हैं यहाँ नजर पड़ रहे हैं, ये तीनों कोण फिलहाल देख रहे हैं हम, तो ये तीनों 90 डिग्री से छोटे छोटे त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 80 30 70 जो देख रहे हैं, इसी से हमें समझ आ रहा है कि 80 सबसे बड़ा कोण है, तो बड़ी भुजा कौन सी है, छोटी भुजा कौन सी है। ये तो यहाँ तक तुम्हारी बात क्लियर हो ही गई होगी अब तो, उम्मीद है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट अब हमें क्या समझना है इसमें, देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये समझना है बस केवल कि साहब एक चीज बताओ, क्या सभी, अगर मैं कोई भुजा दे दूं कि भाई 3 सेमी है, एक 4 सेमी है, एक 6 सेमी है, ठीक है, क्या ये त्रिभुज बना देंगी क्या तीनों भुजा? हाँ या ना? तो कुछ बच्चे कहेंगे बना देंगी, कुछ बच्चे कह सकते हैं हो सकता है कि नहीं बनाए। तो इसका तरीका क्या होता है? अगर मैंने जैसे यूं कहा कि भाई 3 सेमी है, एक 4 सेमी है, ठीक है, एक 8 सेमी की भुजा है, ठीक है, क्या ये त्रिभुज बना देंगी क्या? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इनको देखने के दो तरीके होते हैं। प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, अभी थ्योरेटिकल नहीं। इनके तरीके ये होते हैं कि क्या ये तीनों भुजाएं त्रिभुज बनाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना, या तो एक पहला तरीका तो इसका ये है कि सबसे बड़ी भुजा को अलग कर लो। मेरी बात सुनना, यहाँ लिखने से ज्यादा मेरे बोलना जरूर ध्यान से सुनना, कि सबसे बड़ी भुजा को अलग कर लो। जो ठीक है, सबसे बड़ी भुजा हमारे यहाँ जैसे इस वाले में 6, और बाकी अन्य जो दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं को जोड़ लो, 3 + 4 ये हो गया 7। अगर फिर 7 और 6 जो सबसे बड़ी भुजा है, इन दोनों में देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपने कहा कि ये जो दो भुजाएं छोटी छोटी, इनको जब जोड़ के देखा तो 7 आ रहा है, जो सबसे बड़ी भुजा से ज्यादा है। अगर ऐसा टोटल कभी भी बन जाए कि सबसे बड़ी भुजा, ध्यान रखना, अब इसी से प्रैक्टिकल चीज से समझ में आ जाएगी कि हमारे पास 3 भुजाओं में से हम सबसे बड़ी भुजा ले लेंगे सबसे बड़ी भुजा ले लेंगे पहले तो, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा और हमेशा कम होनी चाहिए अन्य दो भुजाओं के योग से। जो अन्य दो भुजाएं बची वो कौन सी बची, जो शेष रह जाती हैं अन्य दो भुजा का जो योग है उनको योग करके देख लो, और अन्य दो भुजाओं का योग हमेशा ही हमेशा ज्यादा होना चाहिए सबसे बड़ी भुजा से। तो हम पक्का श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये तीनों भुजाएं त्रिभुज बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर 3 सेमी, 4 सेमी और 8 सेमी, अब आप ही बताओ कि ये सबसे बड़ी भुजा है 8, और इधर को जब मैं जोड़ के देख रहा हूं तो 3 + 4 केवल 7 ही आ रहा है, 7 आ रहा है। अब तुम मुझे बताओ, क्या 7 दोनों भुजाओं को जब मैंने जोड़ा तब भी ये 8 से ज्यादा नहीं आ पा रहा है, अभी भी ये छोटा है, क्या ये बड़ा है? आप कहोगे बिल्कुल बड़ा नहीं है। अगर ये बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं कभी भी हो ही नहीं सकती। ये किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं सो ही नहीं हो सकती, मतलब ये भुजाएं कभी त्रिभुज ही नहीं बना सकती हैं, ये कन्फर्म है। तो एक तरीका तो इसका ये होता है, बस केवल ये देखना होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या अन्य दो भुजाओं से मतलब छोटी है या नहीं है, मतलब ये बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गई होगी, इस वाली चीज को आप भले ही लिख लो, फिक्स कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या होता है देखने का, दूसरा तरीका बच्चों ये होता है कि अगर हम इनकी दो दो कोई सी भी भुजा ले लो, फिर यहाँ बड़ी छोटी से मतलब नहीं है, तो जब तुम कोई भी दो दो भुजाएं लेंगे और इनका अंतर करेंगे तो वो जो तीसरी भुजा बचेगी उस तीसरी भुजा से हमेशा और हमेशा कम आना चाहिए अंतर, अंतर ज्यादा नहीं आ जाए, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे आपने कहा यहाँ कि भाई मैं क्या समझा रहा हूं आपको, बहुत आराम से समझना, क्योंकि इनमें से थ्योरी में से सवाल बनेंगे कि जैसे पहला 3 है, एक 4 है और एक 6 सेमी है। दूसरी भुजा मैंने दी 3 सेमी, 4 सेमी और 8 सेमी। यहाँ तुम किसी भी दो भुजाओं को अंतर करके देख लो, जैसे 4 में से 3 घटाओ तो कितना आ जाएगा 1, जो तीसरी भुजा से छोटी है, 6 से छोटी है, हाँ या ना? तुमने कहा नहीं हम तो इनको देखेंगे, बिल्कुल इन सबको देखना पड़ेगा, इसमें तीनों को देखना पड़ेगा, 4 और 6 का अंतर, ठीक है ना। चलो यहाँ ऐसे लिख लो, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, जो 3 से छोटी है तीसरी भुजा। और जो अगर तुमने ये कहा कि नहीं हम तो 6 और 3 को देखेंगे,
तो 6 और 3 को देख लो, ये लो 3 बचेगा जो 4 से छोटी है। तो कहने का मतलब ये परफेक्ट पोजीशन है इसकी, ये परफेक्ट पोजीशन है। कहने का मतलब दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम ही आना चाहिए यहाँ। तो ऐसा इसमें नहीं होगा, तुम देख रहे हो तो तुम्हें यहाँ से समझ में आ जाएगा कि 8 और 4 का अंतर अगर तुमने करके देखा, 8 और 4 का अंतर तो 4 आ जाएगा, और तीसरी भुजा जो बची वो 3 बची, तो ये तो अंतर ही ज्यादा आ जाएगा। जबकि यहाँ अंतर ज्यादा नहीं आना चाहिए, अंतर हमेशा कम होना चाहिए तीसरी भुजा से। एक मोटी सी भाषा में समझ में आ गई हो एक शब्द में, तो इन दोनों भाषाओं में क्या है, या तो आप ऐसे देखो या ऐसे देखो, और सबसे बेस्ट तरीका होता है इस तरीके से देख लो। सबसे बड़ी भुजा को अलग करो, अन्य दो भुजाओं का योग ज्यादा ही होना चाहिए सबसे बड़ी भुजा से, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार और यहाँ समझा देता हूँ ये दो कंडीशंस की थ्योरी क्या बन जाती है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस की ये थ्योरी बनती है कि अगर हमने, देखिए, अगर सबसे बड़ी भुजा ले ली, सबसे बड़ी, यहां लिख देता हूं, सबसे बड़ी भुजा अगर हमने ले ली, तो वो हमेशा और हमेशा छोटी होनी चाहिए अन्य दो भुजाओं के योग से। अन्य दो भुजा जो बची उनका जो योग करेंगे उनसे हमेशा और हमेशा छोटी होनी चाहिए। या दो, फिर यहाँ छोटी बड़ी का फर्क नहीं देखते, फिर यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि दो भुजाओं का अंतर अगर तुमने करके देखा, दो भुजाओं का अंतर अगर आपने करके देखा, तो दो भुजाओं का जो अंतर है वो सदैव हमेशा छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। जो भी तुम्हारी तीसरी भुजा यहाँ बची रह जाएगी, तीसरी भुजा, तो यहाँ हमें तीनों कंडीशंस देखनी पड़ती है और यहाँ एक ही कंडीशंस देखनी पड़ती है। इनमें ये हमें बता के देता है कि कौन सी भुजाएं होंगी जो त्रिभुज बना सकती हैं और कौन सी भुजाएं ऐसी होंगी जो त्रिभुज नहीं बना सकती। तो अब तुम्हारी बात ये समझ में आ गई होगी। जैसे और समझो, 2 मिनट, मैंने कहा कि भाई एक त्रिभुज की, चलो या कोई भी मैं 3 भुजाएं दे देता हूं यहाँ, ठीक है। भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी। क्या ये त्रिभुज की 3 भुजाएं जो दे रखी हैं ये त्रिभुज बनाएंगी? मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये त्रिभुज बनाएंगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर ये 10 सेमी सबसे बड़ी भुजा है, इसे साइड में कर लो, अन्य दो भुजा जो बची इनको जोड़ के देख लो। 6 + 8 बिल्कुल ज्यादा है 14, और 14 ज्यादा होना चाहिए, मतलब बड़ी भुजा आपने जो उठाई है उससे ज्यादा ही होना चाहिए अन्य दो भुजाओं का योग। तो बिल्कुल सही चल रहे हो, परफेक्ट चल रहे हो। इसका मतलब ये भुजाएं 100% आपको त्रिभुज बना के देंगी। जैसा हम तो ऐसे नहीं दो भुजाओं का अंतर कर करके देखेंगे, तो फिर आप यहाँ से दो भुजाओं का अंतर कर करके देख लो। 6 और 8 का अंतर करोगे तो 2 आएगा, जो अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। आपने कहा हम तो 8 और 6 का अंतर कर रहे हैं, जो तीसरी बची भुजा 10 से छोटा होना चाहिए, वो बिल्कुल है। आप चाहे तो ऐसे देखो, चाहे आपने कहा कि नहीं हम तो इनका और इनका अंतर करेंगे 8 और 10 का, तो 10 और 8 का भी अंतर करोगे तो बिल्कुल वो भी छोटा है। भाई 10 और 8 का लिया है तो वो 6 से छोटा होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन आपने कहा कि नहीं हम तो 10 और 6 का ही अंतर करके देखेंगे, तो फिर 10 और 6 का अंतर करके देख रहे हो तो आपको 8 से छोटा होना चाहिए, फिर ये ध्यान रखना। तो बिल्कुल है कि नहीं, क्यों यहाँ भी 2 बचेगा तो ये 10 से छोटा है, यहाँ भी 2 बचेगा तो ये 6 से छोटा है, यहाँ 4 बचेगा ये 8 से छोटा है। परंतु यहाँ 3 कंडीशंस देखने के बजाय आप एक ही कंडीशन देखो तो ज्यादा बेस्ट है, बेटर है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में अक्सर तुमसे ऐसे पूछेगा ये, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप समझते हैं। अगला स्टेप क्या होता है अब हमारे पास में, अब हमें इतना ज्ञान हो गया कि बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा। अब कोई बच्चा हमसे ये कहता है, अब यहाँ से कुछ बातों को समझने की कोशिश करना कि भाई ये त्रिभुजों के नाम क्या है, ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इनको प्रकार वगैरह में तो ध्यान मत दो, कोई बुक्स कह देगी 3 प्रकार होते हैं तो कोई कह देगा 6 प्रकार के होते हैं। आपका बस कॉमन सेंस क्या कह रहा है, आप उनके खुद नाम दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, तो आप समझ जाना कि फिर तो बस हमें बेसिक समझ में आ गया कि हाँ त्रिभुज क्या है, कौन सा दिया है और उसका क्या नाम होना चाहिए। चलो तो देखिए, अगर कोई त्रिभुज आपके पास में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। अब मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसमें 3 कोण सेट कर देता हूं, मान लो मैंने कहा कि ये 60 डिग्री है, अब की बार मैंने कहा ये 70 डिग्री है, तो फिर बताओ 70 और 60 कितना हो गया, 130। तो फिर तीसरा कोण जो बचेगा क्या वो 50 डिग्री बचेगा क्या?
मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अगर 60 और 70 मैंने दो कोण ले लिए तो तीसरा कोण तो 50 ही बचेगा। ये बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुस्कुरा जाओ, चेहरे पे मुस्कुराहट ये आ जानी चाहिए कि आपको ये पता लग गया कि अगर तीन कोण ये हैं तो कन्फर्म इसमें अगर मैंने ऐसे रख दिए तो इस समय सबसे बड़ा कोण कौन सा है, इस समय 70 वाला। तो 70 के सामने सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी बीसी, ध्यान रखना ये जो बीसी भुजा है ये सबसे बड़ी होगी। और फिर इसके बाद में सबसे छोटी जो होगी वो सबसे छोटे कोण के सामने होगी, 50 के सामने। कहने का मतलब ये जो ए बी है वो सबसे छोटी होगी। तो फिर बीच में जो भुजा बची वो तो ऑटोमेटिक ही ए सी बच गई, मतलब तीसरी भुजा बीच वाली, क्योंकि बीच वाला कोण कौन सा, 60, तो 60 के सामने ए सी हो गई। तो यहाँ से क्या आप ये तीनों बातें समझ में आ गई आपकी कि सबसे बड़ी भुजा कैसे देखते हैं और सबसे छोटी भुजा हम कैसे देखते हैं। ठीक है, दूसरी कहानी अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या यहाँ कोई भी भुजा आपस में, क्योंकि जब तीनों कोण अलग अलग हैं तो तीनों कोण अलग अलग हैं तो तीनों भुजाएं स्वाभाविक अलग अलग होंगी, कभी भी सेम नहीं हो सकती। जब तीन कोण अलग हैं तो तीनों कोण अगर अलग अलग हैं तो चाहे वो कोई से भी कोण हो वो तीनों भुजाएं वैजनांक ही अलग अलग होंगी। ठीक है, तो ये तो रही यहाँ से कंडीशन। अब आते हैं कि इसका नामकरण कैसे रखें। तो नामकरण आप दूसरे तरीके से सोचो कि भाई ये 50 डिग्री का कोण है, ये 60 का, ये 70 का, ये तीनों को तीनों कोण, तीनों के तीनों जो कोण दे रखे हैं क्या ये 90 डिग्री से छोटे छोटे दे रखे हैं क्या, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 70 हो, ये तीनों कोण इस तरीके के हैं कि इनसे तो ये 50 से भी बड़ा है, 60 से भी बड़ा है और 70 से भी बड़ा है। ये बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि 90 से छोटे छोटे जितने भी कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो ये न्यून कोण के हिसाब से अगर इसका नामकरण किया तो नंबर 1 आप सबसे पहले आप यही कहोगे कि सर ये न्यून कोणीय त्रिभुज है। पहला नाम तो इसका न्यून कोणीय त्रिभुज तो आप बिल्कुल दे दोगे। ठीक है, अब दूसरे बच्चे ने कहा, दूसरे बच्चे को ये चीज नजर नहीं आ रही, मान लो दूसरे बच्चे को कोण नहीं, दूसरे बच्चे को ये समझ आ रहा है कि यार ये बड़ी भुजा है 70 के सामने सबसे, ये बड़ी भुजा है। भुजा पता नहीं है 4 सेमी का, 10 सेमी, 20 सेमी, पर इतना पता है कंफर्म कि 70 के सामने बड़ी भुजा है और 50 डिग्री के सामने सबसे छोटी भुजा होगी। अब बड़ी भुजा हो गई, एक छोटी हो गई, तो ये मध्य भुजा हो गई, मध्य वाली भुजा हो गई। तो उसको ये चीज समझ में आ गई कि यार कोई भी भुजा आपस में बराबर तो नहीं है, मतलब तीनों की तीनों भुजाएं जो हैं डिफरेंस हैं, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब दूसरा बच्चा, एक बच्चा तो कोण देख के नाम दे रहा है, दूसरा बच्चा इसी जगह दूसरा नाम दे रहा है इसका क्या, कि भैया ये तो तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग चीज, विषम परिस्थिति कहते हैं इसे, विषम बाहु। तो इसको बोलेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो किसी विद्वान ने यह कहा कि तुम दोनों के दोनों बच्चे अलग अलग क्यों नाम दे रहे हो, एक कह रहा है न्यून कोणीय त्रिभुज है, दूसरा कह रहा है विषमबाहु। तो इसका मतलब है कि दोनों को अलग अलग चीज दिख रही थी, एक तो कोण के हिसाब से नाम दे रहा था, दूसरा इसको भुजाओं के हिसाब से दे रहा था। तो किसी विद्वान ने समझाया बेटा दोनों को एक ही चीज, एक ही नाम रख दो इन दोनों का। तो इनका मिक्स नाम रख दिया, मिक्स मिला के, और इनका मिक्स जो नाम रख दिया वो क्या रख दिया, न्यून कोणीय विषमबाहु कह लो या विषमबाहु न्यून कोणीय कह लो। मतलब इनको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, न्यून कोणीय विषमबाहु भी कह सकते हो, न्यून कोणीय विषमबाहु, न्यून कोणीय विषमबाहु त्रिभुज भी कह सकते हो, या इसको विषमबाहु न्यून कोणीय भी कह सकते हो। आगे विषमबाहु को ले लो या न्यून कोण को ले लो, इससे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब मिक्स नाम ले लो, अलग अलग क्यों बोल रहे हो दोनों, ये किसी बंदे ने बोल दिया, आगे ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो किसी दूसरे बच्चे ने कहा सर ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा। एक बच्चे ने क्या कहा कि सर अगर इस तरीके से किसी ने कह दिया कि भाई ये 70 डिग्री का कोण है, ठीक है, 70 से बना देता हूं मैं, कि साहब ये 70 डिग्री का कोण है और ये भी 70 का ही है। बात समझना। अब एक बच्चा क्या कह रहा है कि साहब ये भी 70 है, ये भी 70 है, तो 140 हो गया, तो फिर तीसरा कोण, तो तीसरा कोण कितना आएगा। तो वो कहेगा भाई टोटल तो 180 होता है, 170, वो 70 70 तो तुमने ले लिया, 140, तो कितना बचेगा तीसरा कोण, जो साहब तीसरा कोण जो बचेगा वो 40 डिग्री से ज्यादा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब वो बच्चा दिमाग लगा रहा है अपना कि यार अब इसका नाम क्या होगा, मतलब अपने आप ही सोच रहा है कि इसका नाम क्या होगा। तो यार हमारे गुरुजी ने तो हमें ये सिखाया था कि सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा देख लो, सबसे छोटे कोण के सामने छोटी भुजा देख लो। पर यहाँ तो हम फंस गए, क्योंकि सबसे बड़ा कोण अगर है तो वो तो दो जगह है, अगर 70 यहाँ से देखें या 70 यहाँ से देखें, कि 70 से बड़ा तो कोई कोण ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या दो भुजा हमारे बड़ी होंगी। तो मैं कहूँगा हाँ,
अगर दो कोण बड़े आ रहे हैं तो दो भुजा भी बड़ी होंगी और दोनों बराबर भी होंगी बेटा। अगर तुम 70 के सामने अगर ये कह रहे हो कि ये सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा, तो आपको इस वाले 70 के सामने ही नहीं बल्कि इस वाले के सामने भी बड़ी कहनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। और 40 के सामने तुम्हें छोटी भुजाई कहनी पड़ेगी। ये बिल्कुल इतना जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत कमजोर होते हैं, 8वीं या 10वीं क्लास के बच्चे भी इनको देखेंगे वीडियो को तो सब चीज समझ में आएंगे उनकी। तो फिर बच्चा कहेगा अरे वाह साहब, तो इसका मतलब है कि मतलब ये तो अगर दो कोण बराबर हैं तो दो भुजा भी बराबर आ गई, ये और ये दोनों भुजा तो भाई हमें सर जी बराबर दिखने लग जाएंगे। जो बिल्कुल इसका मतलब है कोई पेपर में सवाल बना के दे दे कि भाई ये इसके सामने अगर मान लो मैंने कहा कि x सेमी की कोई भुजा है तो इसे तुम y नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 70 के सामने अगर x है तो इस वाले 70 के सामने भी x सेमी ही लिखना पड़ेगा तुम्हें। परंतु ये छोटी भुजा है वो तो इन दोनों से छोटी होगी x से, तो वो कुछ भी लिख दो तुम, परंतु ये कंफर्म हो गया कि हाँ सर ये हमारे पास में दो भुजा इसके अंदर बराबर है। ठीक है, अब तरीका वो ये देखने का, पहला बच्चा तो कोण के हिसाब से देख रहा है 70 70 40, मतलब तीनों कोण ऐसे जो हैं तो अभी 90 से ही छोटे, मतलब कोणों ने तो अपनी स्थिति चाहे भले 70 70 कर लो, चाहे उसे तुम यहाँ से 50 60 70 कर लो, इनका भी योग 180 है, इनका भी 180 है, ये भी 90 से छोटे हैं 50 60 70, और वो भी तीनों कोण 90 से छोटे हैं। तो नाम तो अभी चेंज, इसका न्यून कोण वाला तो नहीं हुआ। मतलब एक बच्चा जो कह रहा है क्लास में क्या कह रहा है, सर ये न्यून कोणीय त्रिभुज है। मैंने बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, न्यून कोणीय त्रिभुज है, मान ली तेरी बात, परंतु दूसरा बच्चा कह रहा है सर ये न्यून कोण तो मुझे भी दिख रहा था, परंतु मैं तो ये देख रहा था कि ये विषमबाहु तीनों भुजाएं अलग अलग है कि इसकी दो भुजा समान है क्या। तो सर मुझे तो इसमें दूसरा नाम दिख रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजा बराबर है। ठीक है, तो दो बच्चे जब देख रहे हैं तो एक ही त्रिभुज के दो नाम दे रहे हैं, एक तो कह रहा है न्यून कोणीय त्रिभुज है, दूसरा बच्चा कह रहा है ये समद्विबाहु है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं सर इसकी। कि भाई तुझे कैसे पता चला कि इसकी दो भुजा बराबर हैं? अरे सर आपने ही तो बताया कि दो कोण इसमें दिख रहे हैं बराबर हैं, जब दो कोण बराबर है तो फिर दो भुजा भी बराबर होंगी पक्का। हम सबसे बड़ी भुजा कहां से लेंगे? जब दो ही कोण 70 70 के, 70 की वजह अगर एक कोण 71 का होता मान लो यहाँ, या 75 का होता तो 75 वाला बड़ा हो जाता, परंतु यहाँ तो दो कोण बराबर ही आएंगे। मैंने बिल्कुल ठीक है। तो फिर टीचर ने कहा बेटा तुम दोनों ही सही कह रहे हो, तुम इनको मिक्स कर दो, इनका एक ही नाम दे दो, क्यों अलग अलग बेकार भटक रहे हो आप। तो दोनों बच्चों को बता दिया गुरुजी ने कि इनका मिक्स नाम जो होगा वो न्यून कोणीय समद्विबाहु होगा, न्यून कोणीय समद्विबाहु, न्यून कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज। बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या देखा कि न्यून कोण तो दोनों कंडीशंस पे हो सकता है, परंतु भुजाओं के हिसाब से कंडीशंस भुजा अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसकी तीनों कोण अलग है तो तीनों भुजा अलग, इसमें दो कोण तो ये दो। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या सर तीनों भुजाएं समान हो सकती है क्या? हाँ, अगर तीनों कोण समान है तो वो तीनों भुजाएं भी समान हो सकती हैं, उस त्रिभुज का नाम होता है, अब यहां से समझ लो। ठीक है, अब एक बच्चे ने कहा आंख बंद करके कि साहब ये कोई त्रिभुज है एबीसी, और मैं तो एक काम करता हूं इन तीनों के तीनों कोणों को ही मैं 60 डिग्री मान लेता हूं कि भाई ये 60 है। ठीक है, ये दो कोण मान लो तुम तो बस केवल, ये 60 है, तो फिर तीसरा बनेगा वो भी तो 60 का ही बनेगा। क्यों? 180 से टोटल ज्यादा नहीं होता। तो एक बच्चे ने कहा ठीक है सर ये भी 60 हो गया। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज्ड है कि यार सर ने तो ये कहा था बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा बताना, पर यहाँ तो तीनों कोण ऐसे आ गए कि इनमें से हम कोई बड़ा कोण नहीं कह सकते, कोई छोटा कोण नहीं कह सकते, तो फिर क्या करें? तो फिर क्या कहा कि यार चल ठीक है, चाहे तो इस साइड के सामने देख ले चाहे इस साइड के सामने देख ले, जब तीनों कोण ही बराबर हैं तो तीनों भुजा भी बराबर आनी है। तो उसका खुद दिल मान जाएगा कि साहब अगर ये x है तो ये भी x है तो ये भी x है। परंतु बात वही आ रही है, एक नहीं दो बच्चे इसको दो नजर से देख रहे हैं। एक बच्चा तो अभी भी उसका तो दिमाग वही काम कर रहा है, वो एक साथ दोनों चीजों को देख ही नहीं रहा है। मतलब बस हमें यही तो ज्योमेट्री में समझना है कि हमें एक साथ दोनों चीजों को देखना होता है, कोणों को भी और भुजाओं को भी। जो बच्चा दोनों को साथ में लेके चलेगा वो गारंटी है जो पूरे ज्योमेट्री में कहीं भी फेल हो जाएगा। परंतु अगर एक बच्चा सिर्फ इतना ही देख रहा है कि यार नहीं ये तीनों कोण अभी भी 90 से छोटे छोटे हैं, भाई 90 से छोटे हैं ना 60, तो अभी भी वो बस एक ही नाम देने में लगा हुआ है कि न्यून कोणीय त्रिभुज है। हाँ हाँ न्यून कोणीय ही है, न्यून कोणीय जब तक न्यून कोणीय रहेगा जब तक तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण 90 या 90 से ज्यादा ना हो। समझ रहे हो ना?
अगर 90 से ज्यादा है तो उसका नाम न्यून कोणीय नहीं रहेगा। परंतु 90 से छोटे छोटे अगर कोई भी कोण है तीनों में से, चाहे वो तीनों समान कोण है, चाहे तीन में से दो समान है, चाहे वो तीन में से तीनों के तीनों अलग अलग हैं, तब तक उनका नाम न्यून कोणीय ही रहेगा, जब तक वो 90 डिग्री से छोटे छोटे हैं। ठीक है ना। तो मैं जो बोल रहा हूं उनको भी साथ ही साथ सुनते रहना। परंतु दूसरा बच्चा क्या कह रहा है, अरे सर वो कोण पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो दे रहा है भुजाओं पे, कि उसे 3 भुजा नजर आ रही है, जिसको वो नाम दे रहा है समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज का दूसरा नाम होता है समभुज भी। आजकल ये ज्यादा प्रचलित में है, समभुज। ध्यान रखना, समकोण मत कह देना, समभुज ध्यान रखना। या नियमित त्रिभुज भी कहते हैं इसको हम, नियमित त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है ये। और भी कई नाम होते हैं इसके समबाहु त्रिभुज के, नियमित त्रिभुज भी कह देते हैं, क्रमांक त्रिभुज भी कह देते हैं, जिनकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु समभुज। ठीक है, एक ही बात है ये। तो सब समबाहु त्रिभुज कह देंगे। तो फिर टीचर ने कहा, उसके गुरुजी ने, कि बेटा दोनों अलग अलग मत बोलो, दोनों मिक्स में बोल दो, एक ही नाम बता दो कि न्यून कोणीय समबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो तुम क्या करते हो अक्सर, क्योंकि ये फिक्स है, समबाहु त्रिभुज फिक्स है कि इसमें 60 के कोण होंगे, कोई 61-62 का नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें किताबों में या कहीं भी ज्यादातर न्यून कोणीय इसके आगे लगा नहीं दिखता, समबाहु त्रिभुज से भी काम चला लेते हैं। वैसे इसका ओरिजिनल नाम तो वही रहना है, न्यून कोणीय समबाहु। परंतु ये चीजें हम क्लास में इन चीजों को स्पष्टीकरण कर देते हैं, इन चीजों का, कि है तो अभी भी ये न्यून कोणीय समबाहु त्रिभुज, परंतु व्यक्तिगत इसको हम ज्यादातर प्रचलन में जब बोलने की बात आती है तो सिर्फ समबाहु त्रिभुज के नाम से हम इसको बोल देते हैं कि समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जो कभी भी किसी भी हाल में किसी भी कंडीशंस पे अपना तीनों कोणों को चेंज नहीं कर सकता, वही समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? इससे पहले मैंने क्या समझा दिया था कि तीनों कोण अलग अलग हो सकते हैं, वो भी न्यून है, दो कोण समान हो वो भी न्यून कोण है, और तीनों कोण समान है वो भी न्यून कोण है। परंतु जब तीनों कोण अलग अलग हैं तो अलग अलग भुजा, दो कोण समान तो दो भुजा बराबर, और तीन कोण समान तो तीनों भुजा समान। अब एक बच्चा कह रहा है, साहब ये ज्ञान तो मुझे मिल गया और ये मेरी समझ में आ गया, अब मुझे आप एक चीज समझाओ कि अगर कोई कोण ऐसा हो जो 90 से ज्यादा हो, या कोई 90 ही हो तो क्या होगा। चलो अब उस बच्चे को समझा देते हैं। अगर बाय द वे कोई एक कोण फिक्स 90 डिग्री का हो तो वो सिर्फ जब ही बनता है जब एक भुजा, लाइट चलेगी बेटा, एक भुजा दूसरी भुजा पे लंब हो। समझना मेरी बात, मतलब इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। यहां से जब एक भुजा दूसरी भुजा पर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो वो हमेशा और हमेशा फिक्स कोण है 90, और ये हमारा हमेशा समकोण बनाता है। ध्यान रखना, समकोण क्या होता है? वह कोण जो फिक्स 90 डिग्री का हो, ना 90 से कम हो ना 90 से ज्यादा हो, वो हमारा समकोण कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होगा? जो सब ये तो पक्का है कि अगर समकोण की बात आ गई तो वो 90 डिग्री तो फिक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज बना दिया जाए जिसमें एक कोण फिक्स कर दें हम 90, और यहाँ चलो नाम दे देते हैं ABC, कुछ भी रख दो, वो हमारी आदत के अनुसार लिख देते हैं, नहीं तो वरना ऊपर B लिख दो, नीचे C लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्योमेट्री में पॉइंट्स रटना भी मत, मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो सब अब एक बात बताओ, अब आप ही सोचो, क्या एक त्रिभुज में एक कोण, दूसरा कोण, और अब आ गया हमारा ये तीसरा कोण, तो क्या किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग तो 180 होना है? 180 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब 180 में से अकेले आधे में एक कोण बैठा है, 90 डिग्री आधे में बैठा है, तो बचेगा तो हमारे पास 90 ही। अब 90 में तो ये शेष दो कोण हो गए ना वो हमारे पास में, ये वाला और ये वाला। जो हाँ सर बिल्कुल ये बात तो सही है, मतलब ये जो दो कोण होंगे इन दोनों कोणों का योग 90 से ज्यादा तो अब बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो बच्चों मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि अगर मैंने यहाँ मान लो 10 डिग्री लिख दिया तो यहाँ तुम 80 लिख दोगे, इससे ज्यादा तो लिखोगे ही नहीं, कि 80 और 10 90, और इधर को ये भी 90, तो तीनों कोणों का योग 180। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने 10 ही क्यों लिखा? अरे यार ये तो मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, आप 20 लिख दो। अगर आपने कहा यहाँ 20 है तो यहाँ 70 मानना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 70 और 20 90, फिर 90 180। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का जो योग होता है ना, बाकी के जो ये दो कोण बचे हैं जिनका योग 90 होता है, इन्हीं को हम अपनी दूसरी भाषा में बोलते हैं पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो वो कहलाते हैं पूरक कोण। पर पूरक कोण, संपूरक कोण, इन सब चीजों को, कोण, बाह्य कोण, अंत्य कोण, इनको मैं किसी एक क्लास में अलग समझाऊंगा, उसकी चिंता तुम मत करो।
अभी तो त्रिभुजों के बारे में समझ लो कि इसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। अब समझो, अब यहां से ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। तो अब मुझे बताओ, अगर ये कोई मेरे पास में समकोण त्रिभुज था ABC, ठीक है। अब मैं पहले ही इसका नाम दे रहा हूं, नाम तो तुम्हें देना है, ठीक है। अब तुम बताओ, क्या ये अन्य दो कोण जो होंगे, ये वाला या ये वाला, इन दोनों का योग 90 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब कंफर्म हो जाता है ये कि एक त्रिभुज में एक ही 90 आएगा। समझ रहे हो ना। अगर कोई तीनों को तीनों कोण देखते हैं, दो कोण नहीं, अगर कोई बच्चा ये कहे कि साहब एक 10 डिग्री है, एक 80 है, कि साहब ये तो 90 से छोटे हैं, तो इसका नाम न्यून कोण क्यों नहीं है, इस त्रिभुज का नाम न्यून कोण क्यों नहीं है। तो न्यून कोण सिर्फ स्पेशली जब ही नाम दिया जाता है जब तीनों को तीनों कोण 90 से छोटे हों। परंतु अगर मान लो कोई कोण ऐसा है जो एक 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्रेजेंट कर रहा है कि भाई एक कोण अपने आप में ही 90 है, तो फिर उस त्रिभुज का नाम 90 वाले का क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, समकोण। तो एक बच्चे ने कोण के हिसाब से उसका नाम दे दिया समकोण त्रिभुज, यहां से समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक बच्चे ने इसका नाम दे दिया। दूसरा बच्चा अभी दिमाग ही नहीं लगा रहा है। दूसरा बच्चा जो है वो, उसके दिमाग में अभी वही बात चल रही है, यार सर ने बताया था कि किसी त्रिभुज के 3 कोण हों तो बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा। तो यार इसका मतलब तो यहाँ तीनों कोण तो अभी भी हमें दिख रहे हैं। एक 10 दे दिया है गुरुजी ने, एक 80 दे दिया, एक 90 दे दिया, तो बड़ी भुजा कौन सी है। तो बच्चा कहेगा सब बड़ी तो हमेशा ही 90 के सामने रहेगी। इसी को कर्ड बोलते हैं बेटा हम, जो बड़ी भुजा दिख रही है इसी को हम कर्ड बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ साथ ही साथ। और बाकी की ये दोनों भुजा एक दूसरे पे जो लंबवत होती हैं, इनको लंब और आधार कोई सा भी बदल सकते हैं। आप ऐसे लंब कह सकते हो, तो उस समय इसे आधार कह सकते हो, आधार, या ध्यान रखना इसको लंब कह सकते हैं, इसे हम आधार कह सकते हैं। मतलब ये आधार और लंब तो बदलते रहेंगे, इनकी चिंता नहीं करनी तुम्हें, परंतु कौन नहीं बदलेगा, कर्ड नहीं बदलता। जो सबसे बड़ी भुजा है वो फिक्स रहती है, फिक्स रहती है। ये बात भी मैं तुम्हें बताऊंगा ज्योमेट्री में आगे चल के, समकोण त्रिभुज में कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और ये सब चीजें समझाऊंगा। फिलहाल मैं त्रिभुजों का नाम बता रहा हूँ। तो दूसरा नाम इसका भुजाओं के हिसाब से। तो भाई एक बात बताओ, चाहे भले कोई भी हो, ये बड़ी भुजा हो जाएगी, अगर छोटा कोण है 10 तो छोटी भुजा हो जाएगी सामने की, 80 के सामने बीच की भुजा हो जाएगी। क्यों, तीनों कोण अगर डिफरेंस है, चाहे वो त्रिभुज कोई सा भी हो, अब तीनों कोण अगर अलग अलग हैं तो तीनों भुजा भी अलग अलग होंगी। तो एक बच्चे ने इसका नाम क्या दे दिया, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और टीचर ने क्या कहा कि इन दोनों को मिक्स करके नाम लिख लो बेटा, दोनों अलग अलग मत बोलो। इसी को बोलते हैं विषम बाहु समकोणीय त्रिभुज या समकोणीय विषम बाहु। इसको समकोणीय तो कहेंगे, परंतु हमें कैसे पता लग गया समकोणीय विषम बाहु है ये, जल्दी बताओ। समकोणीय विषम बाहु त्रिभुज का इसलिए पता लग गया कि 90 की वजह से तो समकोण है, और तीनों कोण मैंने अलग अलग दिए, तो तीनों भुजा अलग अलग होंगी। तीनों भुजा अलग अलग होंगी तो 100% ये तीनों, ये जो भुजा अलग अलग है तो विषम बाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो ये समकोण में भी विषम बाहु होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है कि एक बच्चे ने कहा कि साहब अगर ऐसा हो गया तो, कि 90 तो चलो फिक्स है, तुमने कह दिया कि ये समकोण त्रिभुज है तो इसका नाम 90 तो फिक्स है, परंतु अगर ऐसा हो गया कि ये कोण 45 है तो हम दूसरा कोण तो सब 45 ही लिखेंगे ना, यहाँ दूसरा कोण भी 45 ही होगा, 45 और 45 90 और 90 180। तो अब इसमें सबसे छोटी भुजा बताओ, क्यों, चलो 90 के सामने तो पता है कि बड़ी कोण है भाई, 90 बड़ा कोण है तो बड़ी भुजा पता है हमें, परंतु अब इसमें से बड़ी वो छोटी कोण है। तो यार एकदम से बच्चा सोचेगा कि अरे और इसमें से छोटी तो हम कैसे देखें, क्योंकि छोटे कोण पे देखते हैं, यहाँ तो दोनों ही कोण समान है। तो फिर से वही बात आ जाएगी कि दोनों भुजा बराबर होंगी। अगर ये 45 के सामने गलती से x है तो इस वाले 45 के सामने भी x ही होगी, अलग नहीं हो सकती, क्योंकि दो कोण समान तो दो भुजा बराबर। तो अब तुम जल्दी जल्दी इन चीजों को समझ सकते हो, अब टाइम खराब ना करें। क्या समझ में आई तुम्हारी में कि ये इसका जो नाम होगा मिक्स नाम ही लिख दो। समकोण तो इसलिए होगा, यहां से थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, इस वाले त्रिभुज का समकोण तो है ही नाम, क्योंकि 90 डिग्री है, पर समकोण के संग संग दो भुजा बराबर है, तो समकोण समद्विबाहु भी बनेगा। ध्यान रखना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना सिर्फ एक समबाहु को छोड़ के, क्योंकि उसमें ही तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, नहीं बाकी का कहीं भी समकोण वाले में ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों भुजाएं बराबर आ जाएं कभी भी। समकोण वाले में या तो तीनों भुजा अलग अलग होंगी, या तो तीनों अलग अलग होंगी, या उसकी कम से कम दो भुजा बराबर हो सकती है, वो भी दो भुजा 90 से जो रिलेटेड होती हैं, जो 90 को
बना रही होती है वही भुजा बराबर हो सकती है 90 के सामने, तो हमेशा ही बड़ी भुजा मिलेगी तुम्हें कि सबसे बड़ा कोण 90 है। तो ये मौके आपको समझ में आ गई होंगी बातें, प्रैक्टिकल मैंने ये सब चीजें तुमको यहाँ समझा दी। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरी कंडीशंस पे। तो देख रहे हो ना कितने टाइप बन जाते हैं कि त्रिभुज। तो ऐसे मत बोला करो 2 प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं त्रिभुज। त्रिभुज तुम्हारे मन के प्रकार होते हैं, जितनी भाषा समझ रहे हैं इतना ही समझ में आता है। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है साहब 90 भी समझ में आ गया, 90 से छोटे छोटे कोण वाले समझ में आ गए, अगर कोई कोण 90 से बड़ा हो तो ठीक है। अब उसकी भी बात सुन लो, अगर कोई 90 से बड़ा कोई कोण दे दिया ABC, ठीक है, मान लो मैंने कहा यहाँ 110 है। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि यार ऐसे तो 110 कैसे बनेगा, 110 तो 90 से अलग बनता है, ऐसे बनता है। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि ये सब न्यून कोण बनते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक 90 बनता है और अधिक कोण इधर की साइड में बनना शुरू हो जाते हैं, ये अधिक कोण जो होते हैं। तो कई बच्चों को जब ही समझ में आता है जब उनको ऐसे समझाते हैं ना हम इस तरीके से कि भाई ये वाला जो कोण है ये अधिक कोण है ये। ठीक है, पर ऐसे मत सोचा करो, हम प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है इस आकृति को अगर तुम यूं मोड़ दोगे इस तरीके से, अगर घुमा लोगे थोड़ी सी देर के लिए, तो ये 110 वाला तुम्हें इस ऐसे बनता नजर आ जाएगा। ये तो घुमा भी तो सकते हैं हम लोग। तो ऐसे मत सोचा करो कि यहाँ 110 क्यों लिख दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे छोड़ो, आप ये समझ लो कि भाई अगर ये 110 है ABC, तो चलो सब बात छोड़ो, तुम तो मुझे ये बताओ अगर 110 है तो क्या अब की बार ना तो 90 है और ना 90 से छोटा है, पर 90 से बड़ा तो है, तो इसका नाम 110 देख के ही समझ में आ जाएगा कि इस त्रिभुज का नाम अधिक कोणीय त्रिभुज तो होगा ही होगा। अधिक कोणीय तो बच्चा देख के ही समझ जाएगा। अधिक कोणीय त्रिभुज क्यों होगा, क्योंकि एक कोण ऐसा है, अधिक कोणीय त्रिभुज हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री से अगर एक कोण कोई भी हो, एक कोण बड़ा होना चाहिए बस। ठीक है, कोई भी एक कोण बड़ा होना चाहिए 90 से। अब ये सब 2 कोण नहीं हो सकते क्या भाई, 2 कैसे लाएगा। एक चीज बता, क्या 110 में तू यहाँ फिर से 120 लिख सकता है क्या 2 कोणों का योग तू 180 से ज्यादा कर देगा। जब यहाँ तीनों कोणों का योग ही 180 होता है तो वहां तू 2 कोण ले ही कहां से लेगा। तो इसलिए इनमें से तीनों में से कोई भी एक कोण ही हो सकता है, बस केवल ध्यान रखना। ठीक है कोई भी एक ही कोण हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए इसका नाम मैंने बहुत जल्दी से दे दिया अधिक कोण। परंतु अब ये जो 2 कोण है ये तो तुम्हारे पास में जो बच रहे हैं, ये कोण और ये जो 2 कोण है, आप ही बताओ ये दोनों कोण अलग अलग भी हो सकते हैं तो समान भी हो सकते हैं। मैं क्या समझा रहा हूं, मैंने जैसे यूं कह दिया ये 40 है तो 110 और 40 कितना हो गया 150, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब तुम मुझे बताओ 30 है ये 110 है ये 40 है, जब 3 कोण अलग अलग हैं, 3 कोण अलग अलग हैं 3, तो क्या तीनों कोण अलग अलग हैं तो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया स्टार्टिंग में, सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया कि त्रिभुज में बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है और छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होती है। तो यहाँ ये तो कन्फर्म है कि 110 के सामने ये वाली जो साइड है ये सबसे बड़ी है, 30 के सामने सबसे छोटी है और 40 के सामने बीच की भुजा है। तो एक बच्चे ने क्या किया कि अपना यहाँ से आइडिया लगा लिया और उसने नाम दे दिया उसका विषम बाहु। तो है ही, तीनों भुजा अलग अलग हैं, क्यों, तीनों कोण अलग अलग हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज क्यों हुआ इसका नाम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। और इन दोनों को अगर हम मिक्स करके लिख देंगे तो मिक्स नाम बन जाता है इनका अधिक कोणीय विषम बाहु। ठीक है, चाहे विषम बाहु अधिक कोणीय कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ये लो अब की बार मैं ऐसे लिख देता हूँ विषम बाहु अधिक कोणीय, विषम बाहु अधिक कोणीय कह लो, चाहे कोण को आगे लगा लो, वो कोई परेशानी नहीं है। अधिक कोणीय त्रिभुज वो अपना अपना नाम है। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी ये चीज। ठीक है, तो एक बच्चे दोनों चीजें देखते रहेंगे, कोण देख के तो कोण का नाम दो, भुजा देख के भुजा का नाम दो और दोनों को मिक्स कर दो, यही इसका मंत्र है, लास्ट बात खत्म। ठीक है, अब दूसरा बच्चा मुझसे क्या कह रहा है, अरे सर ऐसा भी तो हो सकता था कि इसी त्रिभुज में ऐसे करके जो तुमने 110 माना था और एक कोण जो तुम मान रहे हो, ठीक है 40 और 30 ऐसे क्यों मान रहे हो, क्या इनको 35-35 नहीं मान सकते हम, मतलब 35 और 35 70 और 110 180 नहीं बिल्कुल मान सकते। तो फिर यहाँ कंफर्म है कि 110 के सामने तो पता लग जाएगा कि सबसे बड़ी भुजा है ये तो पता लग गया कि ये बड़ी भुजा है। परंतु 35 के सामने और इस वाले 35 के सामने तो छोटी में लड़ाई होती रहेगी, कौन सी छोटी है, तो भैया दोनों ही कोण सेम है तो दोनों छोटी छोटी तो दोनों ही है,
परंतु दोनों समान हो जाएंगी। अगर इस वाले 35 के सामने x है तो इस वाले 35 के सामने भी x ही होगी, परंतु यहाँ दो कोण बराबर है इसलिए इसका नाम समद्विबाहु और लग जाएगा। अधिक तो है ही, 110 देख के ही कह दोगे कि अधिक कोणीय तो ये है ही, अधिक कोणीय त्रिभुज तो ये दिख ही रहा है हमें, अधिक कोणीय तो नाम देना ही देना है, बस साथ में इसको समद्विबाहु और दे देंगे। इसी को बोलते हैं अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये चीजें मैंने थोड़ी सी तुमको समझाई है कि ये त्रिभुज होते क्या है, त्रिभुजों की कंडीशंस, कैसे त्रिभुज बन सकते हैं। त्रिभुज हर किसी भुजा पे नहीं बनते। त्रिभुज ध्यान रखना, सबसे बड़ी भुजा छोड़ दो और अन्य दो भुजाओं का योग सबसे बड़ी से ज्यादा होना चाहिए, तो ही वो त्रिभुज बनाएंगी। हर किसी कोण पे भी नहीं बनता, सिर्फ इन्हीं कोणों पे बनेगा जो मेरे सामने चल रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक त्रिभुज में दो समकोण आ जाएं या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण आ जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको अब ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होंगी। अब कई बार क्या करता है, हमेशा ही तुम्हारे लिए इतना फेयर करके नहीं देता जितना मैं तुमको यहाँ दिखा रहा हूँ चीजों को। ठीक है, होता क्या है, अब हमें इनकी और छोटी छोटी बात समझ लेनी चाहिए। ठीक है, कौन सी, देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँगा, यहाँ तक क्लियर हो गई बेटा बात हमारी, ठीक है ना, सब समझा दिया है मैंने, न्यून कोण समझा दिया, समकोण समझा दिया, अधिक कोणीय त्रिभुज समझा दिया, इनके सब भुजाओं के हिसाब से नाम समझा दिए, और ये सब चीजें क्लियर है। बड़ी भुजा के सामने बड़ी बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, या यूं कहो छोटे कोण के सामने छोटी भुजा, बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा। इन्हें रट लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही रट जाएंगी, प्रैक्टिस में आ जाती है, हर चीज देखते ही समझ में आने लग जाएगी तुमको ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक सी बातें क्या होती है, कंडीशंस, कि जब तुम कभी भी किसी भी न्यून कोणीय त्रिभुज में चर्चा कर रहे होते हैं, अब बात समझना ध्यान से, चाहे वो कोई भी त्रिभुज है, परंतु वो न्यून कोणीय त्रिभुज अगर किसी ने दिया है, न्यून कोणीय त्रिभुज अगर किसी ने दिया है, ठीक है, तो न्यून कोणीय त्रिभुज की क्या खासियत होती है? न्यून कोणीय त्रिभुज की ये खासियत होती है कि उसके तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ए बी सी। ठीक है, तीनों के तीनों कोण, अगर मैं यूं कहूं थोड़ी सी देर के लिए कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो ये 90 डिग्री से हमेशा, एक बार फिर से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, तो 90 डिग्री जो कोण होगा, ध्यान रखना, 90 डिग्री से ये अल्फा भी छोटा होता है, 90 डिग्री से हमेशा बीटा भी छोटा होगा, 90 डिग्री से हमेशा ये भी छोटा ही होगा। तो ये तीनों कोण हमेशा और हमेशा ये बोला जाता है कि 90 से छोटे होते हैं। वही तीनों कोण जब मिले तो ही न्यून कोणीय त्रिभुज आप उनको बोलना। पर साथ ही साथ अगर तुम प्रैक्टिकल समझे तो प्रैक्टिकल चीजों में एक फायदा समझ में आ जाता है कि अगर हमारे पास में ऐसे करके कोई त्रिभुज है ए बी सी, अगर ऐसे करके कोई त्रिभुज है और तुमने कुछ भी बोल दिया कि भैया एक कोण मान लो 80 डिग्री का है, एक मान लो 70 डिग्री का है, 150 हो गया तो ये 50 डिग्री हो जाए, वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, अरे यार ये लो 80 और 70 150 तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। मैं ये समझा रहा हूँ, ये न्यून कोणीय त्रिभुज है, परंतु इनकी विशेष खासियत क्या है? विशेष खासियत ये है कि अगर हम बड़े कोण को ध्यान से देखेंगे तो अन्य दो कोणों का जो योग है, सही है ना, तो दो कोणों का योग हमेशा तीसरे कोण से ज्यादा ही आएगा। दो कोणों का जो योग है वो तीसरे से ज्यादा ही आएगा, न्यून कोण की ये खासियत होती है। मैं ये समझा रहा हूँ कि चाहे तुम 80 और 70 देख लो, वो 30 से ज्यादा है। आपने कहा 80 और 30 दोनों का टोटल कर लो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 110 वो भी 70 से ज्यादा है, और 70 और 30 100 कर लो तो वो 80 से ज्यादा है। तो कोई भी दो कोण, न्यून कोणों की खासियत है कि कोई भी दो न्यून कोण, ध्यान रखना, अगर न्यून कोणीय त्रिभुज वो जब ही बनेगा जब हमारे पास में दो जो कोण होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, अगर दो कोणों का योग, दो कोणों का योग हमेशा और हमेशा ज्यादा होता है तीसरे कोण से। अब वो तीसरा कोण कोई सा भी ले लेना, वो आपके ऊपर है। अगर ऐसा है तो वो त्रिभुज हमेशा और हमेशा क्या बनेगा? न्यून कोणीय त्रिभुज बनेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूं? मैं आपको ये समझा रहा हूं, अगर किसी बंदे ने ये कह दिया कि भैया अभी नाम नहीं दे रहा हूं, चलो इसको मैं भगाड़ देता हूं कि एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है, एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा, ये जो दो कोण है ये ज्यादा है इस वाले तीसरे कोण से, तो त्रिभुज का नाम बताओ, त्रिभुज कैसा होगा? मैं पूछ रहा हूं त्रिभुज कैसा होगा? मतलब अब की बार मैंने क्या कर दिया कि तुम्हारे लिए कोई वैसे प्रैक्टिकल कोण नहीं दे रहा हूं मैं। जैसे अब ये तो 80 70 30 तो कोई भी बच्चा देख लेगा गांव का,
शहर का, ठीक है, कहीं भी देख ले, हिंदुस्तान का देख ले, चाहे भले दूसरे विदेश का बच्चा देख लेगा, इनको तो देख के, कोणों को देख के तो दुनिया बता देगी कि ये न्यून कोण है 90 से छोटे छोटे, परंतु यहाँ तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है, बस यहाँ मैंने एक शर्त दे दी, और वो शर्त क्या दे दी मैंने तुम्हारे लिए कि भाई ऐसे दो कोण है, मतलब ऐसे दो कोण है जिनका योग तीसरे से ज्यादा है, तो 101% वो त्रिभुज कैसा होगा, वो त्रिभुज हमेशा, इसके आगे लिख लो, न्यून कोणीय त्रिभुज होगा, वो हमेशा न्यून कोणीय त्रिभुज ही बनाएगा, ये कन्फर्म है, न्यून कोणीय त्रिभुज ही बनाएगा, पक्का है ये 101%। अब जो सर वो अल्फा प्लस बीटा ना दे के अगर वो यूं कह देता, यहां से भले 3 कंडीशन लिख लो, अल्फा प्लस बीटा, चाहे तो ये दे दे तीसरे कोण से, या बीटा प्लस, अच्छा इन बीटा बीटा से तो घबरा तो नहीं रहे, बीटा लैम्बडा इनसे, वो अल्फा दे दे, या तीसरी कंडीशन आपको यहां से अल्फा प्लस ये वाला दे दे, ठीक है, बीटा से बड़ा हो, मतलब कोई भी एक तीसरा कोण अलग कर लो, अन्य दो कोणों का योग जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो मेन प्रैक्टिकल चीज ये पकड़ लो बस, दो कोणों का योग ज्यादा होना चाहिए तीसरे कोण से, तो वो त्रिभुज हमेशा न्यून कोणीय त्रिभुज कैसा होगा, हमेशा न्यून कोणीय त्रिभुज होगा, ये कन्फर्म, ठीक है। तो ये सब पता रहेगा हमें कब, जब हमारे पास में तीनों कोण प्रैक्टिकल ना दिए हो, ठीक है। और समझो, अगर ये कोई त्रिभुज है ABC, इसके 3 कोण मैंने कुछ भी दे दिए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, यहां से मैंने तीनों कोण कुछ भी दे दिए, कुछ भी का मतलब कुछ भी दे रहा हूं, परंतु अब की बार मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ भाई एक कोण ऐसा है जो दोनों कोणों से बड़ा है, एक कोण ऐसा है जो अकेला कोण, देख लो लैम्बडा वाला, ऐसे दे दे, या यूं कह दे कि बीटा प्लस ये वाला, इस अल्फा जो है वो बड़ा है, या आपको अल्फा प्लस ये वाला दे दे, मतलब एक कोण अगर कभी भी भारी पड़ रहा है, अगर एक कोण दो कोणों के योग से अगर कभी भी भारी पड़ रहा है, बड़ा है, तो वो हमेशा और हमेशा अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, हमेशा। अब ये यहाँ त्रिभुज कैसा होगा ये लिख लेना, त्रिभुज ABC अधिक कोणीय त्रिभुज बनेगा, अधिक कोणीय त्रिभुज बनेगा, ठीक है। आप एक बार नोट करो, शायद मेरी बिटिया आवाज लगा रही है, तो 1 सेकंड में पूछ के आता हूं क्या समस्या है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्षमा चाहूंगा। क्या है कि घर पर जब पढ़ाते हैं तो फिर बच्चे बच्चे कई बार आ ही जाते हैं, तो ठीक है, बिटिया थी वो पूछ रही थी पापा आप कितनी देर में आओगे, तो पापा ने बोला बेटा 2 मिनट रुक जाओ, शॉर्ट में बोल दिया मैंने इशारों में, नहीं तो आप तक आवाज आती फिर, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो सब अगर ये बात अगर आपकी समझ में नहीं आई तो आप इसको प्रैक्टिकली समझो, कैसे देखिए, ठीक है। इसको यहां समझा देता हूं मैं आपको, अगर ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, आपने कहा साहब ये 110 डिग्री का कोई कोण है, ठीक है, और एक कोण मैंने कह दिया 40 है, तो 150 हो गया, ये 30 हो जाएगा, ठीक है, नाम दे दो कोई भी ABC। अब आप ही बताओ मैं कितनी भी ताकत लगा लूं यहां से, मैं दो कोणों को मैं जैसे ही जोड़ूंगा, समझ रहे हो ना, यहां समझ रहे हो ना मेरी बात, तो यहां हमेशा, अब ये मुझे पता नहीं था कि यहाँ अल्फा बीटा गामा में से कौन सा एक कोण अधिक कोण है, अब हो सकता है कि वो ये अधिक कोण हो, या ये अधिक कोण हो, या ये अधिक कोण हो, समझ रहे हो ना, ये तो कंफर्म नहीं है यहाँ, परंतु अगर एक कोण दो कोणों पर भारी पड़ रहा है तो वो श्योर हो जाता है कि वो अधिक कोण ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से देखो तो 40 और 30 ये खूब जो जोड़ोगे तो ये न्यून कोण ही बन के आएंगे, 40 और 30 70 से ज्यादा ये बनेगा नहीं, तो अधिक कोण हमेशा इन दोनों पे भारी पड़ जाएगा, 40 और 30 डिग्री पर ये हमेशा 110 डिग्री जो है ये बड़ा ही रहेगा 101%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में एक तो कोण अधिक होता है और दो कोण होते हैं न्यून, तो या तो इस भाषा को ऐसे समझो कि एक अधिक कोण अन्य दो न्यून कोणों के योग से हमेशा ज्यादा होता है, चाहे तो ऐसे कह लो चाहे आप ऐसे कह लो कि ये जो दो कोणों का जहां जहां योग हो रहा होगा वो 101% न्यून कोणों का योग रहा होगा, ध्यान रखना न्यून कोणों का योग रहा होगा वो, और जो तीसरा कोण जिसे तुम बड़ा बता रहे हो वही हमारा यहाँ अधिक कोण दिखाएगा,
अब ये कंफर्म नहीं होता यहाँ कि कौन सी कंडीशंस उसने एग्जाम में दे दी है, इन तीन में से कोई सी भी कंडीशन दे सकता है। ऐसे अगर उसने अल्फा को बड़ा बता रखा है कि भाई एक अकेला कोण दो कोणों पर भारी पड़ रहा है ना, जहां से देखो मतलब बड़ा अकेला कोण में इतनी ताकत है कि वो दो कोण मिलके भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दो कोण ऐसे छोटे छोटे जो कुल मिला के उनको जोड़ते हैं तो वो छोटे ही रह जाते हैं इस बड़े कोण से। तो अकेला कोण अगर दो पे भारी पड़ रहा है तो बच्चों समझ जाओ कि 101% श्योर है कि वो त्रिभुज अधिक कोणीय होगा। तो ये त्रिभुज इस समय ऐसी कंडीशंस में अधिक कोणीय त्रिभुज ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस समय ये दोनों न्यून कोण हो सकते हैं अगर ये अधिक है तो, और अगर ये दोनों न्यून कोण होंगे जब ये अधिक होगा तो इनमें से तीनों में से कोई भी एक अधिक कोण तो होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। देखो इससे पहले मैंने क्या समझाया कि जब दो कोणों का योग, जब दो कोण भारी पड़ जाए तीसरे से बड़ा हो, समझ लो ना, जब दो कोणों का योग है तो वो न्यून कोणीय होता है, और अगर यहाँ से दो कोणों का योग तीसरे से हमेशा ही ज्यादा होता है न्यून में तो, परंतु इसके अंदर तो हमेशा ही अधिक कोण जो है वो ज्यादा होता है। यहाँ वाली में लिख देता हूं एक अधिक कोण, यहाँ लिख देता हूं एक अधिक कोण हमेशा ज्यादा होता है अन्य दो न्यून कोणों के योग से, दो न्यून कोणों के इनके योग से। वैसे मैंने यहां भी समझा दिया न्यून कोणों का योग हमेशा और अधिक कोण यहां से ज्यादा होता है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी अगर कभी भी ऐसे कहते कि एक त्रिभुज है एबीसी इस प्रकार, ठीक है, अब वो तुमको बिल्कुल दिखाएगा नहीं कि ये कौन सा त्रिभुज है, वो बताएगा ये त्रिभुज है और इसमें तीन कोण अल्फा बीटा गामा ऐसे दिए और उसमें एक शर्त दे दी, और शर्त क्या है कि दो कोणों का योग तीसरे कोई कोण के बराबर है, दो कोणों का योग बराबर है तीसरे कोण के। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ वही हो सकता है जब समकोण त्रिभुज बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंडीशन में त्रिभुज ये जो होगा हमारा एबीसी वो समकोण त्रिभुज होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री बना रहा होगा, कन्फर्म है। अब ये नहीं पता है अल्फा है या बीटा है या गामा है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ अब इसको प्रैक्टिकल समझेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है मान के चलो, ठीक है, तो ये जो कोण अगर मान लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाए थे ये 10 है ये 80 है, तो ये दो कोणों का योग हमेशा 90 के बराबर है, मतलब 90 बराबर है दो कोणों के 10 के और 80 के बराबर। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही पॉसिबल हो सकता है, ध्यान रखना, और कहीं पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ अगर कोई ये कहे कि अल्फा प्लस बीटा अगर इसके बराबर है तो ध्यान रखना हमेशा और हमेशा जो चीज अकेला कोण अगर दो कोणों के योग के बराबर आ रहा है तो वो वाला कोण ही 90 बनता है। फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अकेला जो कोण है इस समय यहाँ अगर मैं कहूँ तो ये वाला 90 डिग्री आपको दिखाना शुरू कर देगा। अगर तुमने इसको ऐसे बदल दिया कि अल्फा के संग में इस वाले कोण को ले लिया और बीटा लिख दिया तो बीटा 90 बनाना पड़ेगा तुम्हें। फिर तुम इन दो कोणों को छोड़ दोगे, बीटा को 90 बना लोगे, तो कौन से को 90 बनाओगे, जो अकेला कोण होगा। और अन्य दो कोणों का योग हमेशा तीसरे के अगर बराबर आ रहा है तो वो श्योर है कि वो त्रिभुज कैसा होगा, हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब उम्मीद है यहां तक तुम्हारी बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद में 2 मिनट की कहानी और समझे तुम, 2-3 मिनट की या 4 मिनट की। ठीक है, तो हमेशा ही फिर ऐसे भी नहीं देता, कई बार क्या करता है वो कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई एक त्रिभुज है एबीसी, और मैंने कहा कि एक 4 सेमी की भुजा है, एक 5 सेमी की भुजा है, प्रैक्टिकल समझ लो, एक 6 सेमी की है, बताओ ये त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज एबीसी कैसा होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ कोण तो पता ही नहीं है इस समय, अगर कोण पता होते, पर ये कन्फर्म है कि 6 के सामने बड़ा कोण कौन होगा, भाई 6 सेमी अगर बजाए तो बड़ा कोण कौन सा होगा, बी। सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, सी। पर बड़े कोण और छोटे कोण से ये तो पता नहीं होता ना, कन्फर्म नहीं पता लगेगा कि ये न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि सम कोण है, क्यों कोण तो यहाँ दिए ही नहीं है। तो केवल भुजाओं के हिसाब से कैसे निकालते हैं, भुजाओं के हिसाब से कैसे पता लगे कि ये वास्तव में ही हमारे पास में अधिक कोण त्रिभुज है कि न्यून कोण है या ये कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका, सिंपल तरीका ये होता है, इसको अगर ना रटना चाहें तो तुम, अगर थोड़ा सा समझना चाहें फिक्स हल्का सा, तो इन तीनों भुजाओं में से कोई सी एक बड़ी भुजा को अलग कर लिया करो। यहाँ से बड़ी भुजा लो जो ठीक है सर, यहाँ अन्य दो भुजा लो जो बिल्कुल ठीक है सर, अन्य दो भुजा ले लो। फिर तुम क्या करोगे, यहाँ से अन्य दो भुजाएं जो हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है यहाँ, 6। ठीक है,
तो सबसे बड़ी भुजा ली, इसका होल स्क्वायर किया, ये बिल्कुल ठीक है। बड़ी भुजा का होल स्क्वायर कर लो, यहाँ से अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग कर लो, अन्य दो भुजा के वर्गों का योग कर लो। मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि यहाँ बस वर्ग करके देखते हैं, परंतु बड़ी को अलग करने के बाद, मतलब बड़ी का अलग करना। जैसे 4 5 6 में से तुम्हें पता तो लग ही जाएगा, 3 भुजा देगा तो बड़ी कौन है छोटी कौन है। तो बड़ी तुम्हें पता लग गई 6 है, तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी बची, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, ऐसे करके। अब इन दोनों का जब हम योग करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये 16 है, ये 25 है, ये टोटल आ जाएगा 41, और यहाँ से 6 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 36। अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपने कहा 41 बड़ा आ रहा है, भाई मुझे बताओ 41 बड़ा है ना 36 से, ये हाँ, तो इसका मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग भारी पड़ रहा है अकेली भुजा पर, तो वो मतलब हमेशा बिल्कुल न्यून कोण वाली कंडीशन बन गई। तो हम ऐसी कंडीशंस में हमेशा क्या कहेंगे कि ये त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज है। इस समय ये जो त्रिभुज है वो न्यून कोणीय त्रिभुज है, मतलब इनके जो तीनों कोण रहे होंगे, ये जो तीनों कोण रहे होंगे वो 90 से छोटे छोटे रहे होंगे, ये कन्फर्म है। कैसे पता लगा, तो मैंने अभी तुमको क्या बता दिया, ठीक है, कि यहां से दो भुजाओं के वर्गों का योग करना, छोटी छोटी वाली, मतलब बड़ी को तो अलग ही करना है तुम्हें। अब बड़ी वाली से अगर ये दोनों का योग ज्यादा आ रहा है तो वो न्यून है, और न्यू सर अगर ऐसा होता कि ये ज्यादा आ जाता बड़ी वाली भुजा का वर्ग, तो 101% फिर वो अधिक कोण हो जाता। क्यों, अकेली भुजा भारी पड़ गई दोनों भुजाओं के वर्गों के योग पे, तो जो भारी पड़ गया वही तो भारी है। तो जो अकेली भुजा भारी पड़ जाएगी फिर तो वो अधिक कोण ही हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाए कि दो ये और ये करके देखा और दोनों बराबर ही आ गए, इसी को पाइथागोरस कहते हैं, फिर वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी मौखिक बात। अब मैं प्रैक्टिकली लिख देता हूँ एक बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ तीनों रिजल्टों को हम क्या करते हैं, यहाँ से लिख देता हूँ। सबसे बड़ी भुजा को तो पहले अलग ही कर लो, बड़ी भुजा इसका वर्ग कर लेना, और फिर यहाँ अगर ये देख लेना, अगर अन्य दो जो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजा, इनके वर्गों का योग, भुजा के वर्गों का योग अगर ज्यादा है, ये कंडीशन अगर हमारी ज्यादा है वर्गों का योग, तो ध्यान रखना मैं नाम लिख देता हूँ। लो यहाँ इसको बिल्कुल सेफ जोन में चलने दो। नंबर 1, तो इसका नाम होगा न्यून कोणीय त्रिभुज। इसे साथ ही साथ नोट कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है, न्यून कोणीय त्रिभुज। और दूसरी कंडीशन अगर ऐसी है कि भाई ये वाली बड़ी भुजा जो है हमने निकाली, बड़ी भुजा जो है त्रिभुज की, उसका वर्ग किया, और वो वास्तव में वर्ग करने पर ज्यादा आ जाए अन्य दो भुजाओं के, इन जो अन्य दो भुजाएं ना, ये वाली अन्य दो भुजा के वर्गों का योग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब दो भुजाओं का हम योग कर रहे हैं, वो फिर भी दो भुजाओं के वर्गों का योग कर रहे हैं, वो फिर भी छोटा हो रहा है अकेली भुजा से। तो इसका मतलब अकेली भुजा इतनी बड़ी है, तो और बड़ी जितनी बड़ी है उसके सामने उतने बड़ा कोण बनता है, तो इसका मतलब वो 100% अधिक कोणीय त्रिभुज रहा हो। तो कौन सा त्रिभुज रहेगा, ये अधिक कोणीय त्रिभुज। एक सवाल डेफिनेट फंसता है इनमें से, कहीं ना कहीं से सवाल तुमको ऐसे ही पूछेगा ग्रुप डी में कि बताइए ये भुजाएं दे रखी है तो ये त्रिभुज कैसा होगा, ये कोण दे रखे हैं तो ये त्रिभुज कैसा होगा, ऐसी छोटी छोटी बातें आपसे पूछेगा। और आज की क्लास में मैंने त्रिभुज का बेसिक ही क्लियर किया है कि त्रिभुजों में होता क्या है, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर ये दोनों बराबर ही आ जाए, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग किया उतना ही अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग किया, अन्य दो भुजा के वर्गों का योग किया, और ये अगर बराबर ही आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है। ऐसी त्रिभुज में हमेशा क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। जैसे 3 4 5, यार तुम्हें को पता है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करके देखो तो वो 5 के वर्ग के बराबर आ जाएगा। 16 9 25 और 25, तो इसका मतलब 3 4 5 क्या बनाती है, हमेशा समकोण त्रिभुज। तो अब समझ में आई कि 3 4 5 तो समकोण बनाती है, परंतु तुम में से 90% बच्चों को ये नहीं पता होगा कि 3 4 6 क्या बनाती है। सही है ना, मैं क्या समझा रहा हूं, एक बार अब इसे मैं यहाँ से आगे ले जाता हूं। मैं तुमसे ये कह रहा हूं बस केवल यहाँ से कि तुम में से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी आ जाता है ऐसे करके, तो तुम बोल देते हो कि ये तो समकोण त्रिभुज बनेगा। भाई क्यों, क्योंकि ये रटी होती है ये भुजाएं, तुम्हें 3 का और 4 का और 5 का तो पता है, परंतु तुम में से 3 सेमी 4 सेमी और 6 सेमी अगर ऐसे करके किसी ने दे दिया
कि ये अगर भुजाएं हैं तो ये त्रिभुज कैसा बनेगा, ये त्रिभुज कैसा बनेगा। तो इनके लिए हमें बेसिक जानकारी अभी मैंने क्या बताई, सबसे बड़ी भुजा का अलग वर्ग कर लो, अन्य दो भुजाओं का अलग वर्ग कर लो ऐसे करके, और यहाँ से देख लो 9 और 16, ये लो 25 आ गया, यहाँ 6 का वर्ग 36। अब अकेली भुजा भारी पड़ गई, यहाँ अकेली भुजा भारी पड़ गई, तो इसका मतलब ये त्रिभुज तो बना देंगी तुम्हारे लिए अधिक कोणीय त्रिभुज, ये तो बनाएंगी अधिक कोणीय त्रिभुज। और ये अब तुमने कहा साहब यहाँ ये 5 का वर्ग कर लो, यहाँ 3 का वर्ग और 4 का वर्ग कर लो, पता लगेगा कि ये भी 25 आ गया, ये भी 25 आ गया, ये लो बराबर आ गया, बराबर आ गया, तो ये समकोण बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। परंतु अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जैसे अभी मैंने पढ़ाया तो था अभी थोड़ी देर पहले, अभी ये देखो ना, यहाँ से ये वाली, यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो, ये सब चीजें मैंने यहाँ क्लियर तो कर रखी है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये न्यून कोण आया था अपने पास 4, 5, 6 सेमी, इस तरीके की भुजाएं हो तो आई बात समझ में कि नहीं आई। चलो अगर मैं ये कहूँगा ये 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी, फिर से समझ लो भले ही भाई, 4, 5 और 6 सेमी, अगर ये 3 भुजाएं तो ये कैसा त्रिभुज देंगी, ये कैसा त्रिभुज देंगी, सही है। तो तुमने कहा था सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लेंगे अलग, और इनका अलग कर लेंगे, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, यहाँ से 16 और 25 41 आ जाता है, और यहाँ 6 का वर्ग 36। तो अब की बार 41 बड़ा है 36 से, ठीक है ना। अब की दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा है, तो ये अब न्यून कोणीय त्रिभुज होगा, ध्यान रखना। मतलब अब कैसे याद रखेंगे इन चीजों को, समझ रहे हो ना। अगर अकेली भुजा, जैसे यहाँ अकेली भुजा भारी पड़ रही है, 36 अकेला भारी पड़ रहा है दोनों पे, तो अकेली भुजा भारी पड़ रही है तो वो अधिक कोणीय हो सकता है फिर। तो ये अधिक कोणीय त्रिभुज कैसे बनता है, समकोण कैसे बनता है, और कैसे हम भुजाओं से देख पाते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये दी हुई भुजाओं से कैसे पता लगे कि ये अधिक कोण है कि समकोण है कि समबाहु कौन सा है, ये सब पता लग जाता है। तो यहाँ से ये होता है त्रिभुजों का बेसिक, त्रिभुज कैसे होते हैं, इनके प्रकार क्या हो सकते हैं, इनके नामकरण कैसे होते हैं, न्यून कोण क्यों बनता है, अधिक कोण क्यों बनता है, ये छोटी छोटी बातें मैंने बता दी। अब मैं कल नेक्स्ट क्लास में आपके लिए और त्रिभुज से रिलेटेड ही बातें लेके आऊंगा। ये त्रिभुज वाला चैप्टर कई दिनों तक चलता रहेगा। इसमें लंब केंद्र, पर केंद्र, अंत्य केंद्र, कोण, अर्धक, माध्यिका, लंब समद्व, वाजक, बहुत सारी बातें मुझे पढ़ानी है और ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेरे साथ बने रहना, ग्रुप डी तक तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ये कन्फर्म है। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, उतनी चीजें, फिर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा क्वेश्चनों की, और वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं ग्रुप डी में। तो यहाँ ज़्यादा सीजीएल लेवल पे नहीं पढ़ना, परंतु इतना बेसिक ज्ञान तो हर जगह ही आएगा, चाहे वो सीजीएल हो चाहे ग्रुप डी हो, इतना तो पता होना चाहिए। सवाल इन्हीं में से बनाता है, बेसिक में से ही बनाता है, हर छोटी छोटी चीज़ें इन्हीं में से बना बना के आपके सामने देता रहेगा वो, ठीक है। एनी ऑब्जेक्शन? जैसे एक सवाल और देख लो, भले मैं, जैसे मैंने कहा कि भाई ये कोई त्रिभुज है एबीसी, मैंने कहा ये कोई त्रिभुज है एबीसी जहाँ कोण बी बड़ा है कोण सी से, और कोण सी से ये ए बड़ा है, मतलब ए से बड़ा सी है और सी से बड़ा बी है। तो बताइए इनकी भुजाओं को आरोही क्रम में लिखो, भुजाओं को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। मतलब मैं तो एक तुमको डेमो दे रहा हूं कि ऐसे सवाल ग्रुप डी में बना देगा। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे तो इसीलिए छोड़ देंगे कि ना तो इसमें भुजा दी है ना कोण दिया, ये कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है कि कोण बी बड़ा है सबसे, तो बड़ा कोण बी है तो ये बड़ी भुजा होगी सबसे, ये लो। और सबसे छोटा कोण ए है यहाँ, तो सबसे छोटा कोण ए, तो ये सबसे छोटी हो गई यहाँ। आई बात समझ? तो छोटी पता लग गई, बड़ी लग गई, और ये बीच वाली भुजा हो गई यहाँ से। अब आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम क्या होता है? घट छोटे से बड़ा। आरोही का मतलब है बढ़ता क्रम, आरोही मतलब बढ़ता और अवरोही मतलब घटता। तो आरोही क्रम अगर लिखने हैं तो सबसे पहले छोटी भुजा लिखो, ये सब ठीक है। सबसे पहले बीसी लिखेंगे, बीसी से बड़ी भुजा बीच की हो जाएगी ए बी, और सबसे बड़ी भुजा हो गई सी ए सी, सी ए कुछ भी लिख दो, सी ए सी, इनसे मत घबराना। तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा तुम्हें कि बी सी से बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है। तो ऐसे में बता रहा हूं तुम्हें कि कोण दे के भुजा पूछ लेगा या भुजा दे के कोण।
अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि सबसे बड़ी भुजा पे छोटा लंब बनता है या छोटी भुजा पे बड़ा लंब बनता है, तो इन्हीं में से चीज़ें बनती हैं एग्जाम में और इन्हीं में से चीज़ें निकलती जाती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का बेशक मैंने पढ़ा दिया है। हाँ, अब तुम्हारे जैसे बहुत सारे कोण रहेंगे, समांतर लाइनें, एकांतर कोण, संगत कोण, इनकी मैं क्लास एक दिन तुमको लूंगा ही लूंगा। अभी मैं त्रिभुज को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो गुड नाइट। और दोस्तों को बता देना कि पांडे सर ने अब फिर से एक बार ज्योमेट्री लेके आ रहे हैं। एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में क्लियर कर ही चुका हूं तुम लोगों के लिए, एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में क्लियर कर ही चुका हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही काफी। ओके, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, जय भोले की, राधे राधे। और दोस्तों को थोड़ा शेयर किया करो, इतना मेरा भी माना करो कहना, जब तक आप शेयर नहीं करते तो चीजें आगे बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।